Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. राइट अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कौन से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? वो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हमने खूब सारी चीज़ें पढ़ ली है ना, हमने मैमल्स पढ़ लिए, रेप्टाइल्स पढ़ लिए, इन्वर्टेब्रेट्स पढ़ लिए, खूब सारी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम काय पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं एक पर्टिकुलर तरह के एनिमल्स पे। अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रजाति आती हैं, कौन कौन से नाम आते हैं। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, कुछ थोड़े से ऐसे रेगुलर से नाम है, लेकिन आपने पढ़े और आपको मज़ा आया होगा, है ना। अपना जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है? अपन को जीके पढ़ना है, प्लांट पढ़ना है, एनिमल पढ़ना है। प्लांट किंगडम तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तो एनिमल किंगडम तो और बड़ा है ना प्लांट से, तो अपन को और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बट आई एम श्योर आपको बोरियत नहीं हो रही होगी, आप बोर नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। आपको सिर्फ पढ़ना ही तो है, पढ़ाने का काम मेरा है, आपको सुनना है। बैठ के बढ़िया काउच पे पीछे बैठो और सुनो, और सुनते जाओगे तो मज़ा आता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जीके जो है ना, वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाएगा, तभी उसमें आदमी सही कर पाता है। वरना जीके कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने किताब उठाई और फट 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 पढ़ा और आपने बिल्कुल घोल के उसका ज्ञान पी लिया। धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जीके बिल्ड होता है, और इसी तरह से हमें धीरे धीरे बढ़ते जाना है। और धीरे बढ़ने वाला जो होता है वो हमेशा कामयाब होता है। इसका पंच लाइन भी यही है, हम होंगे कामयाब। ओके, सो आज हम करने वाले हैं, अब हम उसी जो हमारी लाइन चल रही है जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, मैमल, रेप्टाइल, इन्वर्टेब्रेट्स, उसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है। एम्फीबियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि सिंपल सी चीज़ है ना, जब हमने मैमल्स की बात करते हैं, सबसे पहला मैमल कौन सा हमारे दिमाग में आता है? हम खुद, इंसान, है ना। जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, सबसे पहला रेप्टाइल आपके दिमाग में कौन सा आता है? रेप्टाइल जो है ज़्यादातर कौन से आते हैं? स्नेक आता है। मेरे दिमाग में तो सबसे पहले स्नेक ही आता है, रेप्टाइल। उसके अलावा जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन से आते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स में मैं बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में आते हैं स्क्विड्स, है ना। स्क्विड्स आते हैं सबसे पहले। और वैसे ही जब हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला एम्फीबियन मेरे दिमाग में आता है वो आ जाता है टर 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 करता हुआ मेंढक, राइट। तो सबसे पहला जो एम्फीबियन है, आज हम उन्हीं की प्रजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एम्फीबियंस के बारे में ये बात हम जानते हैं कि एम्फीबियंस वो प्राणी होते हैं जो कि ज़मीन पे और पानी में दोनों में जी लेते हैं और दोनों में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इनकी और क्वालिटीज़ और बाकी चीज़ें इनके बारे में पढ़ते हैं। अब एम्फीबियंस की जब हम बात करते हैं, जो ऑफिशियल क्लास होती है एम्फीबियंस की, उनकी जो खासियत होती है या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है? वो होता है कि एम्फीबियंस को ऑफिशियली कहा जाता है एम्फीबिया, ठीक है। इनका जो ऑफिशियल नाम है वो होता है एम्फीबिया। और ये जो होते हैं ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब इनकी वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं, बाकायदा इनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है इनको दोनों जगहों पे रहना, ये रह सकता है, ये पानी में भी रह लेते हैं और ये ज़मीन पे भी रह लेते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है। इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगेन मतलब कोल्ड ब्लडेड होना मतलब वो तो आपने अभी काय में जब अपने इन्वर्टिब्रेट्स पढ़े तब भी पढ़ा, उससे पहले हमने रेप्टाइल्स पढ़े तब भी पढ़ा। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड मतलब ये अपने बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बेचारे रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक बेसिक एक वन लाइनर डेफिनेशन है कोल्ड ब्लडेड एनिमल की। और ये जो है अपना ज़मीन टाइम जो है पानी और वाटर दोनों में निकाल लेते हैं, लेकिन इनको अपने आसपास थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है, मतलब दे लाइक वाटर। अगर ये ज़मीन पे भी रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे रह के मर जाते हैं, लेकिन इनको दे लाइक टू हैव वाटर एंड दे नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। अब इस एनिमल में जब बात करते हैं तो एम्फीबियंस की यूनिक क्वालिटी होती है कि वो दोनों में आसानी से रह सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी ऐसा 19-20 नहीं है कि ये पानी में रहेंगे तो ये मर जाएंगे या ये ज़मीन पे रहेंगे तो ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों में इक्वली थ्राइव कर लेते हैं, लेकिन अगर पानी हो तो बहुत ही बढ़िया है, इनको पानी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा एम्फीबियंस में वैसे तो माना जाता है कि कितनी प्रजातियाँ होती हैं? बहुत सारा नंबर होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। 6000 तकरीबन इसकी प्रजातियाँ मानी जाती हैं। जैसे कि मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जब हम ये नंबर देते हैं ना तो ये सारे अप्रॉक्सीमेट नंबर्स होते हैं, ठीक है। नई नई प्रजातियाँ आती जा रही हैं, नई नई चीज़ें जो हैं वो बनती जा रही हैं, आती जा रही हैं, बाहर आती जा रही हैं, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रजातियाँ जो हैं वो आती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है जो अभी तक साइंटिस्ट या जूलॉजिस्ट जिस पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ऐसे मत पकड़ लेना कि बिल्कुल थंब रूल है ये तो, कि 6000 मतलब 6000 एक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 6000 इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं तकरीबन, और उसमें से भी 90% जो होती हैं वो फ्रॉग्स होते हैं,
ठीक है, तो अगर मेरे दिमाग में आता है वो टर करता हुआ फ्रॉग जब मैं बात करती हूँ एम्फीबियन की, तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि 90% जो है वो फ्रॉगी होते हैं इन 6000 में से भी। ठीक है, इसके अलावा इनका जो है ये एनिमल ग्रुप होते हैं, इनके यूनिक ट्रेट्स होते हैं। हर एनिमल ग्रुप के अपने यूनिक ट्रेट्स होते हैं ना, रेप्टाइल के कुछ होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के कुछ होते हैं, मैमल्स के कुछ होते हैं, फिश के कुछ होते हैं, बर्ड्स के कुछ होते हैं। वैसे इनके भी कुछ यूनिक ट्रेट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इनका ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो इनको एम्फीबियंस बनाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये कि इनका पहला ही जो चीज़ है, वो पहली जो इनकी खूबी है वो क्या है, एक्सटर्नल एग फर्टिलाइजेशन। पढ़ लेते हैं पहले इसको अपन। व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन, एम्फीबियंस डोंट रिक्वायर मेटिंग बिफोर दे रिलीज क्लियर एग्स विद जेली लाइक टेक्सचर। इनके जो एग्स होते हैं ना वो बिल्कुल एकदम, आपने सब्जा देखा है, सब्जा की सीड्स होते हैं, जब उनको पानी में डालते हैं आप फूल जाते हैं, वो बिल्कुल इनके जो एग्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं देखने में। दूर से अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल जेली लाइक क्रीचर्स वो दिखते हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि किसी के बीज हों वो। ठीक है, और इनको इंस्टेड द एग्स आर फर्टिलाइज्ड आफ्टर, इनके जो एग्स हैं वो बाद में फर्टिलाइज होते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी, राइट। इनकी जो है इनको मेट करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले इनके जो एग्स हैं वो ले कर देते हैं और उसके बाद वो फर्टिलाइज होते हैं। और दिखते हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे जेली लाइक दिखते हैं। अगर आप देखें ना इनको तो ये क्लियर एग्स विद जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे तो इनको देख के बिल्कुल वो सब्जा की सीड्स की याद आती है। मैं हमेशा जब एम्फीबियंस के बारे में पढ़ती हूँ और उनके सीड्स देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब्जा के सीड्स जो है वो पानी में डाल के सोक कर लिए गए। तो इससे आप याद रखिएगा कि इनका इस तरह का होता है और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो रिवर्स थोड़ा सा फंडा है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इनके जो एग्स हैं, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस डेवलप लाइफ बियॉन्ड दिस स्टेट, डेवलप वे बियॉन्ड दिस स्टेट। मेटामॉर्फोसिस के पीरियड के दौरान इनका जो डेवलपमेंट है वो उसके बाद होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे फंडे पे। दूसरा जो है 4 लेग्स होते हैं इनके एज एन एडल्ट। जब ये बड़े होते हैं तो उनके 4 लेग्स होते हैं। अब आप फ्रॉग देख लीजिए, आपको मालूम है अगर फ्रॉग्स के 4 लेग्स होते हैं, वैसे एम्फीबियंस के सब एम्फीबियंस जो होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स सब में एक्सेप्शंस होते हैं इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर वो एक्सेप्शंस जो हैं वो रूल नहीं बनाते। ठीक है, अब हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ एम्फीबियंस जो है उनके 4 लेग्स होते हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट बिलीव दैट द एवोल्यूशन फ्रॉम द लो फिन्ड फिश इज लाइक व्हाई दे स्टिल रिक्वायर वेट एनवायरनमेंट। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि इनका जो एवोल्यूशन है ना, वो तो हमें मालूम है कि सबकी जितनी लाइफ है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, पानी से। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि इनका एवोल्यूशन जो है वो लोब फिन्ड फिश, एक तरह की फिन्ड फिश थी जिसके थ्रू उसका एवोल्यूशन हुआ है और ये फिर धीरे धीरे ज़मीन पे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट है और इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत अलग सा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हुई अर्थ के सर्फेस पे जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हुई कि इवॉल्व करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एवोल्यूशन की ज़रूरत हुई और बाकी सारे फीचर्स डेवलप हुए। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो फिन्ड फिश से हुई है, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब ये धरती पर भी आए तो भी इनके अंदर, बाकी तो ठीक है कि धरती पर सर्वाइव करना सीख गए, रहना सीख गए ऑन लैंड, लेकिन फिर भी इनको वेट एटमॉस्फेयर या वेट जगह की या वेट सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर वो जो मछली का वो जो है ना, जिसको हम बोलते हैं कि मछली से क्योंकि वो बने हैं एम्फीबियंस, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेट अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके अंदर जीवित है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे, जो कि है क्या, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब आपको मालूम है कोल्ड ब्लडेड की जब हम बात करते हैं तो राइट, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें एम्फीबियंस पे आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, बहुत सारे एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड का सीधे अगर शब्दों में बात की जाए तो क्या होता है कि ये वो जीव होते हैं बेचारे जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट नहीं कर पाते बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये सीधी सी डेफिनेशन है जब हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। तो एम्फीबियंस भी जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये एनिमल जो है अपने एनवायरनमेंट को, वही सिंपल सी चीज़ है ना कि बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते आ पाते और डिपेंड करते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं अब चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट क्या होता है हमारा, आ गया कार्निवोरस एपेटाइट। कार्निवोरस मतलब वो जीव जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए, है ना। हर्बिवोरस जो होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, कार्निवोरस बेसिकली नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, तो ये जो होता है इनका जो खाना होता है ना वो ज़्यादातर नॉनवेज होता है, ज़्यादातर नहीं मतलब होते ही नॉनवेज है, इनको पसंद नहीं कार्निवोरस होते ही है। अब एवरेज फ्रॉग या सिलेमेंडर की हम बात छोड़ दें, अगर ये बहुत बड़े गेम्स में पार्ट नहीं करते, लेकिन जब हम बात करते हैं सारे जो एम्फीबियन की प्रजाति है वो सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, इनको नॉन वेज ही खाना पसंद होता है और ये खाते भी वही हैं। और ये क्या करते हैं, कोई भी जीव जिसको ये स्वोलो कर पाए, जिसको ये निगल पाए, ये इनका खाना बन जाता है।
बहुत सिंपल सा फंडा है इनका, ठीक है। वो उनका डिनर बन जाता है। और इसमें से कुछ तो ऐसे फ्रॉग्स भी होते हैं, कुछ ऐसी फ्रॉग्स की स्पीशीज भी होती हैं जो कि पूरा का पूरा, छोटे जीव तो ठीक है, छोटे जीव तो वो खा ही लेते हैं डिनर में, अपने खाने में, लंच डिनर में, व्हाटएवर, वो खा ही लेते हैं, निकल जाते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं फ्रॉग्स की जो कि पूरा का पूरा चूहा, जो अच्छा खासा बड़ा मोटा चूहा होता है ना, वो भी खा जाते हैं, राइट। तो एम्फीबियंस की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी समझ में आ गई कि वो जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, और भयंकर टाइप के कार्निवोरस होते हैं, राइट। उनमें कोई वेजिटेरियनिज्म का कोई फंडा ही नहीं है। अब आते हैं अपन पांचवी चीज़ पे। पांचवा क्या है अपना? प्रिमिटिव लंग्स। प्रिमिटिव लंग्स, इस पे बात करते हैं। अब ये आ जाता है एवोल्यूशन की थ्योरी पर। एवोल्यूशन की थ्योरी पे कैसे हुआ कि जब एवोल्यूशन हुआ, दैट अकर्स विद एवरी एम्फीबियन ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, देयर लंग्स चेंज एज वेल। अब क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। जब एवोल्यूशन कैसे हुआ? वो हुए बर्ड्स, फिन्ड जो फिशेस हैं उनसे इवॉल्व होकर एम्फीबियन बने, राइट। वो मेटामॉर्फोसिस का जो फंडा था वो आया, मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस था वो हुआ over the period of centuries, over the period of million years, है ना। एक बार में ऐसा नहीं होता कि कल वो फिश थे और आज वो एम्फीबियन बन गए, ऐसा नहीं होगा। ये 200, 400, 500 साल की बात नहीं हो रही, हम बहुत लंबे स्ट्रेच की बात कर रहे हैं। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसीजर हुआ, उसमें क्या हुआ कि उनको अपनी लंग्स डेवलप करने पड़े, है ना। पहले तो क्या था? पहले जो उनका फंक्शन था, दे मस्ट फंक्शन एज गिल्स व्हाइल द एनिमल इज स्टिल अंडर वाटर, बट दे अलाउ द एनिमल टू ब्रीथ थ्रू द स्किन डायरेक्टली एज एडल्ट्स। पर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे उनको अपने प्रॉपर लंग्स जो है वो थोड़े डेवलप करने पड़े। पहले क्या होता था? पहले जो थे उनके द मेन फंक्शन जो पहले था कि गिल्स होते थे। गिल्स हम किससे रिलेट करते हैं? फिशेस से। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है अभी पिछली वाली स्लाइड्स में, जब हमने पढ़ा है तो हमने ये भी पढ़ा कि गिल्स के अलावा क्या होता है, एनिमल्स जो अंडर वाटर रहते हैं उनकी जो स्किन है वो अलाउ करते हैं, और उनके थ्रू ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो उनकी स्किन के थ्रू भी होती है। तो ये जो है ये मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस का नतीजा था। उसके बाद हम करते हैं गाय पे, लिव्स ऑन वाटर एंड लैंड। ये तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव सा कैरेक्टरिस्टिक है एम्फीबियन का। वो क्या होता है? एम्फीबियंस जो होते हैं आर बॉर्न, दे विल स्टार्ट देयर लाइफ इन वाटर। अब इनका जो जन्म होता है वो पानी में होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये शुरुआत जो है अपने जीवन की पानी से करते हैं, लेकिन ये धीरे 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 नेचुरल एनवायरनमेंट जो है से बाहर भी निकल जाते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव करने लगते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट लेट देम टू लिव प्राइमरली ऑन लैंड। और ये दोनों जगह पे सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, बट एज आई सेड कि आपको बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है ना कि मुझे खांसी हो रही है, बट आई गॉट द टेस्ट डन, राइट। ये आपको करना है। अगर आपको खांसी, सर्दी, जुकाम कुछ भी है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोविड, फॉर ओमिक्रॉन, राइट। मैंने वो करवा लिया है, मेरा नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको हो, क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है ना, सर्दी, जुकाम, बुखार सबको हो रहा है, तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि आपको कोविड है या आपको जनरल वायरल सिंपल से सर्दी, जुकाम, बुखार है। तो इससे बेटर है कि आजकल होम टेस्टिंग किट्स भी आ सकते हैं, तो आप उसको होम टेस्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे जाके RT-PCR का टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी है जो जनहित में जारी है, और मैं आपको बता दूं कि मुझे कोविड नहीं है, ठीक है। अब खैर हम बात करते हैं, हम वापस आ जाते हैं एम्फीबियंस की दुनिया में। और एम्फीबियंस में क्या है, ये जो है पानी में जन्म लेते हैं, और ये लेकिन इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट का दोनों होता है, वो पानी भी होता है और लैंड भी होता है। ये दोनों जगह बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, सुपर कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल इक्वली कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। अब ये वाटर हो या एनिमल हो, इनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट लेकिन पसंद होता है, इनको चाहिए होता है, ठीक है। भले ही ये ज़मीन पर रहें, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई एरिड ज़मीन पर नहीं रह पाएंगे। थोड़ा इनको नमी जो है ना एनवायरनमेंट में, उसकी ज़रूरत होती है। गॉट इट? अब हम आते हैं सेवन्थ फीचर पे। सेवन्थ फीचर क्या है? वो है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स ये तो हम समझते हैं बहुत अच्छे से, आपको भी मालूम है। जब हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो जब हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे तो हमें मालूम है कि वर्टिब्रेट्स कम से कम वो जो प्राणी होते हैं वो होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, या जिनमें सेगमेंटेड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो होती है, या फिर इनके वर्टिब्रल स्केल्स होते हैं जिनमें, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये जितने एम्फीबियंस होते हैं ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं, इनकी स्मॉल बिगनिंग हो, शुरुआत इनकी कहीं से भी हो, एवोल्यूशन कैसा भी हो, लेकिन ये सारे वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन सब की एक ना एक बैकबोन ज़रूर होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, वो सारे एम्फीबियंस में होती है, ठीक है। चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, कैसे भी हो, उनका एवोल्यूशन कहीं से भी हुआ हो, शुरुआत कैसे भी हो, सबकी एक रीढ़ की हड्डी ज़रूर होती है।
और ये रीढ़ की हड्डी जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है, एक नॉर्मल कार्टिलेज के से स्टार्ट होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही वेल डिफाइंड बैकबोन हो, लेकिन कार्टिलेज से स्टार्ट होती है वो, और उसके बाद वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जैसे बाकी चीज़ें उसमें चेंज होती जाती हैं मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के दौरान, उसी तरह जो बोन है ना, बैकबोन जो है वो कार्टिलेजेस से स्टार्ट होते गए, उसमें और इवॉल्व होती जाती है और वो प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड हो जाती है और ज़्यादा एवोल्यूशन होते 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 वो अपने प्रेजेंट डे फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शन टू द रूल्स की, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, हमने 7 फीचर्स पढ़ लिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, हमें ये समझ में आ गया कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एम्फीबियंस को एम्फीबियंस बनाते हैं। पर अब जितनी ऑर्डर हमने पढ़े, जितनी क्लासेस, जितनी हमने डिविजन्स पढ़े एनिमल्स के, हमें ये मालूम है कि सब में कोई ना कोई एक ऐसा रहता है जो कि सबसे अलग रहता है ना, डिफरेंट रहता है, बिल्कुल ही एकदम टोमेटो मैगी केचप टाइप का रहता है, इट्स डिफरेंट। वैसे ही एम्फीबियंस में भी ऐसे कुछ होते हैं जो कि एक्सेप्शन बनाते हैं रूल्स को। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या होता है, इस एनिमल क्लास में कुछ ऐसे हैं जो कि जिसको बोलते हैं ना एकदम एक स्ट्रिक्ट जो साचा होता है उसमें फिट नहीं बैठते। अब इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एम्फीबियंस की जो कि 4 लेग, जैसे हमने बोला कि सब एम्फीबियंस के 4 लेग होते हैं, राइट। पर कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें 4 लेग्स नहीं होते। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सेसिलियंस हो गए, इसमें सायरन्स हो गए, एम्फीन्यूमास हो गए, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके 4 लिम्स या 4 लेग्स नहीं होते। उसमें से अब दूसरी बात करते हैं, जैसे हम सेसिलियन स्पीशीज की बात करते हैं तो 4 लेग्स नहीं होते, वो तो ठीक है, पर इसके अलावा भी उनके कुछ ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि नॉर्मल एम्फीबियन से उनको थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। वो क्या होते हैं, अब वो जो होते हैं इनके अलावा एम्फीबियंस, इनके अंडर वाटर स्टेज नहीं होती इनकी लाइफ में। हमने कहा ना कि एम्फीबियन की जब हम लाइफ की बात करते हैं तो कहाँ से शुरू होती है, पानी से। पानी में उन अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे जो होते हैं, जो भी होता है उनका, जिस तरह भी उनकी लाइफ होती है वो पानी से स्टार्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे लैंड पे जाती है। लेकिन इसमें कोई भी अंडर वाटर स्टेज होती ही नहीं है। सेसिलियंस की कोई अंडर वाटर एज नहीं होती। ये अपने लाइफ यंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब छोटे छोटे इनके बेबीज होते हैं, बेबी सेसिलियंस को ये जन्म देते हैं। और उसके अलावा इनका कोई अनफर्टिलाइज्ड एग्स का, जैसे अपन ने वो देखे थे ना, एग्स के बाद में जाके फर्टिलाइज होते हैं, ऐसा कोई फंडा नहीं होता, बल्कि ये यंग सेसिलियंस को बर्थ देते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो वाइविपोरस होती है, वाइविपोरस, और हमने उसकी बात की थी ओविपोरस, राइट, वो तो आपको याद है ना। जब हम बात करते हैं वाइविपोरस की तो इसकी बात हम क्या करते हैं कि अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, है ना, अपने छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं उनको जन्म देते हैं। और ओविपोरस क्या होते हैं, जो कि अंडे ले करते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं ये वाइविपोरस हो सकते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर जैसी प्रेगनेंसी होती है, गेस्टेशन पीरियड होता है, वैसी प्रेगनेंसी के थ्रू ही अपने बच्चे डिलीवर करते हैं उसके बाद। ठीक है, इसके अलावा इनमें 3 तरह के, हम जब एम्फीबियंस की बात करते हैं तो इनमें हम और भी 3 तरह की चीज़ें हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो होता है वो एन्यूरा, एपोडा एंड यूरोडेला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहला बात करते हैं एन्यूरा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंशिया भी बोलते हैं, सिलेंशिया भी बोलते हैं। और ये ग्रुप जो होता है वो प्राइमरीली काहे पे फोकस करता है, ये ग्रुप जो होता है इसमें ज़्यादातर आते हैं टोड्स एंड फ्रॉग्स। अब मुझे मालूम है कि लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, जैसे टोड्स एंड फ्रॉग्स या टर्टल एंड टोटोइस, है ना, लोगों को लगता है ये एक ही चीज़ के 2 नाम है, ऐसा नहीं है, इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो जब हम बिल्कुल क्लोज एनिमल्स की बात करेंगे ना, वो एक पूरा सेशन करते हैं अपन इस पर, जिसमें हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जिनसे लोग एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं, तो उसमें आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। उसमें अपन पूरे सारे एनिमल जो इतनी तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें अपन टर्टल्स एंड टोटोइस, टोड्स एंड फ्रॉग्स और क्या क्या लेपर्ड और प्यूमा सबको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन इस पे रहते हैं कि सिलेंशिया में टोड एंड फ्रॉग्स आ जाते हैं। ये जो होता है सबसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर माना जाता है क्लास का। 90% जो एम्फीबियंस हैं वो टोड्स एंड फ्रॉग्स होते हैं और ये सबसे बड़ा जो क्लास है, सेक्शन है, इस ऑर्डर का माना जाता है। इसके अलावा अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है एपोडा। एपोडा की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये थोड़ा सा उतना फेमिलियर नहीं है, राइट, वो ज़्यादा कॉमन था, ये उतना कॉमन नहीं है। इसके अलावा इस ग्रुप में एम्फीबियंस आते हैं जिसमें सेसिलियंस होते हैं जो कि ग्राउंड या स्ट्रीम्स में रहते हैं। ठीक है, सेसिलियंस जो है वो उसका सबसे कॉमन स्पीशीज मानी जाती है, वो होते हैं एपोडा। सेसिलियंस कैसे होते हैं वो तो अभी हमने जस्ट अभी थोड़ा पहले पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया है। इसके अलावा आ जाते हैं अपन थर्ड पे, जिसका नाम है यूरिडेला। अब ये जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें न्यूट्स आ जाते हैं, सेलेमेंडर्स आ जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो पतली होती है, स्लेंडर होती है, ऐसी लंबे सी होती है, स्लेंडर होती है, थिन होती है और लॉन्ग होती है। एलोंगेटेड होते हैं, ये पतले होते हैं और ऐसे सिलेंडर शेप में होते हैं, राइट, ऐसी ऐसी इनकी बॉडी का शेप होता है। और ये जो है इनकी बॉडी में जो बोन्स हैं वो कम होती है, स्पेशली इनके स्कल में जो बोन्स हैं वो बहुत कम होती हैं कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एम्फीबियंस, राइट।
अब हम पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एम्फीबियंस के बारे में, राइट हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, हमने जो जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने मैमल्स पढ़े, रेप्टाइल्स पढ़े, इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, वो उनके बारे में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग उनकी क्लास में जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में पढ़ा, राइट तो जस्ट फॉलोइंग द सूट अब भी हम वही करने वाले हैं। अभी हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक जाने, वो किस तरह के होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, एक्सेप्शन क्या होते हैं रूल के, वो सब क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एम्फीबियंस के बारे में। अब देखिए, ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर फ्रॉग मिलेंगे, राइट ये तो मैंने आपको बता दिया कि टोड्स एंड फ्रॉग्स जो हैं वो एम्फीबियंस का 90% जो एम्फीबियंस हैं वो फ्रॉग्स एंड टोड्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऐसा लगे कि मैम जो है वो सारे दुनिया भर के फ्रॉग्स के बारे में और मेंढकों के बारे में हमको बता रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 90% जो हिस्सा है वो फ्रॉग ही है, राइट तो थोड़े आपको थोड़ा सा इन ये जो क्रीचर्स हैं इनसे थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फ्रॉग्स लेंगे अपन, ये वो वाले नहीं जो अपन को घर के बाहर दिखते हैं अपने यहाँ, ये पूरी दुनिया भर के फ्रॉग्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं अभी। तो पहला कौन सा है, ये जो है और इसमें इंटरेस्टिंग जानकारी आपको ये लगेगी कि ये जो फ्रॉग्स हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि फ्रॉग्स की इतनी प्रजातियां और इतने प्रकार होते हैं। हमको तो एक ही फ्रॉग समझ में आता है, टर 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 करता है, राइट और हम ज़्यादा बेचारे पे ध्यान भी नहीं देते क्योंकि वो दिखने में उतना अच्छा नहीं होता ना, तो अपन कभी बैठ के देखते भी नहीं है कि थोड़ा अलग दिख रहा है या कैसा दिख रहा है। बस हमें ये मालूम होता है एक वो होते हैं जिनके पंजे जो होते हैं वो थोड़े से दीवार पर भी चढ़ने लायक होते हैं, ग्रिप होती है उनमें, और एक होते हैं जो नॉर्मल टटर करके उछलते हैं, राइट। पर अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऐसे फ्रॉग्स की जो हमने सुने ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं, राइट तो बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ी सी रोचक जानकारी होने वाली है। आई नो फ्रॉग्स किसी के भी फेवरेट नहीं होते हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बहुत ही एक बड़ी प्रजाति की बात करने वाले हैं जो फ्रॉग्स में मानी जाती है कि बहुत बहुत बड़ा फ्रॉग का टाइप है ये, ठीक है। इनफैक्ट ये इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉग्स इन द वर्ल्ड। इसको जो सेकंड नंबर आता है इसका जो सबसे बड़ा है वो कौन है, गोलियथ फ्रॉग है, और उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आता है, और ये बहुत ही बड़ा जीव माना जाता है फ्रॉग्स की जब हम बात करते हैं, ओके। और ये कहाँ रहता है ज़्यादातर, ये क्योंकि हम नाम जैसे पढ़ पा रहे हैं कि इसका नाम है अफ्रीकन बुल फ्रॉग, तो ऑब्वियसली ये अफ्रीका का नेटिव है, ये जो निवासी है ये अफ्रीका का है, अफ्रीका में रहना ये अफ्रीका में रहता है। और अफ्रीका में भी कहाँ रहता है, सबसे गर्म प्रांत जो है अफ्रीका का वहाँ पे, कहाँ पे, अफ्रीका का क्या पूरी दुनिया का जो सबसे एरिड रीजन और सबसे ड्राई रीजन माना जाता है वहाँ रहता है। ये रहता है सेंट्रल ऑफ सहारा में, सेंट्रल ऑफ सहारा एज वी नो कि हम सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, राइट तो ये वहाँ पे रहता है, सब सहारा अफ्रीका में पाया जाता है। अब इसके बारे में ये बात कही जाती है कि जैसे आपको मालूम है कि एम्फीबियंस जो हैं वो सारे कार्निवोरस होते हैं, है ना, कार्निवोरस तो होते ही हैं, इंसेक्ट खाते हैं। कुछ मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग्स इतने बड़े भी होते हैं कि वो एक बड़े साइज का जो चूहा होता है उसको भी निगल जाते हैं, ठीक है। पर ये जो भाई साहब हैं ये बहुत वोरेशियस ईटर हैं, वोरेशियस मतलब बहुत पेटू हैं, बहुत भुक्कड़ हैं, बहुत सारा इनको खाना जो है वो हॉप करना पसंद है, बहुत सारा ये खाना खाते हैं। ऑब्वियसली इनका बेचारों का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है तो उस हिसाब से अपने जो बॉडी शेप है उसके हिसाब से इनको ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। ये बहुत वोरेशियस ईटर है और इनका कोई इस मामले में कोई भी इनकी कोई पसंद नापसंद कोई चॉइस वॉइस कुछ नहीं है, इनको जो मिल जाता है ये उसको खा लेते हैं, ठीक है। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी छोटा जीव जंतु जिससे ये टैकल कर सकें, टैकल मतलब लड़ाई झगड़ा करके जिसके ये जीत सकें, जिस पे ये हावी हो जाएं, ये उसको निगल जाते हैं, ठीक है। और इनके बारे में लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रजाति हैं, इतनी स्पेशल सी प्रजाति हैं फ्रॉग की, तो इनको ना लोग एज अ पेट पालना बहुत पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा ना आपको लग रहा है कि फ्रॉग कौन पालता है, लेकिन पालते हैं, ये बहुत स्पेशल हैं और इनको पाला जाता है, लोग इनको एज अ पेट अपने घरों में रखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इनका जो साउंड है, ये बुल फ्रॉग इज द साउंड इट मेक्स व्हेन इट इज अनॉयड। बुल फ्रॉग जो है इनको ज़्यादा गुस्सा, जब इनकी साइज़ के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा दबंग टाइप के भी हैं, है ना, मतलब इनको गुस्सा वुस्सा भी आ जाता है, और गुस्सा आता है तो टिपिकल सी एकदम एक अलग अलग तरह की ये साउंड बनाते हैं, और जो उनको गुस्से में आता है ना तो डिपेंड करता है कि इनको कितना गुस्सा आ रहा है, कितना ही अनॉयड है, उस हिसाब से इनकी जो साउंड्स हैं वो डिफर करती हैं। और ये बहुत जब होते हैं तो क्या करते हैं, इनके साउंड जो है इनको आप कह सकते हैं क्रोकिंग, तो अपन को मालूम है ना, क्रोकिंग तो नॉर्मली जब फ्रॉग की साउंड होती है कॉल इट क्रो,
क्रोक, है ना, तो वो तो अपन को मालूम है, क्रोकिंग होती है, रोरिंग होती है, ब्लीटिंग होती है, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अनॉइड है। क्रोकिंग तो नॉर्मल इनकी जो साउंड होती है टर 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 इस टाइप की, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पा रही हूँ, वो टर टर वाली जो साउंड होती है उसको भी लोग क्रोकिंग बोलते हैं, ठीक है। रोरिंग क्या होती है, रोरिंग तो अपन कैसे एसोसिएट करते हैं, लायन से या बिग कैट से, है ना, तो ये भी जब गुस्से में होते हैं तो ये रोर टाइप करते हैं, ओके। और ब्लीटिंग तो खैर ठीक है, तो इनके बेसिकली साउंड जो है इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन ये एक और तरह के फ्रॉग हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये भी अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनका नाम है अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, ठीक है। क्लॉड क्यों, ये देख रहे हैं आप, इसके चक्कर में, और इनकी स्किन भी जो है आप देख रहे हैं कैसी स्लिपरी सी चिकनी चिकनी सी स्किन है, ओके। तो अभी ये क्या है, ये जो है ये लार्ज स्पीशीज है फ्लैट फ्रॉग की। अभी हमने बुल फ्रॉग जो पढ़ा था, हमने पढ़ा कि ये ओवरऑल फ्रॉग की स्पीशीज में बड़ी स्पीशी है। इसके बाद सिर्फ गोलिस फ्रॉग का नंबर आता है जो इनसे बड़ा है, पर ये जो है ये बहुत बड़ी स्पीशी मानी जाती है, क्या है कि फ्लैट फ्रॉग की, जो कि कहाँ पाई जाती है, बेसिकली ये ड्वेलिंग में पाई जाती है, ये लेक्स और रिवर्स में पाई जाती है, और वो भी जो नीचे जो तल रहता है ना रिवर्स का या लेक्स का, उसमें पाई जाती है। मतलब ये ऊपर सर्फेस पे भी नहीं आती, नीचे की जो ज़मीन रहती है उसकी जो फ्लोर रहता है रिवर बेड का, या जिसको हम कहते हैं रिवर बेड या लेक का जो फ्लोर रहता है, ये वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्लॉड फ्रॉग जो है इसको प्लैटिना भी बोलते हैं, और बहुत यूनिक फीचर्स होते हैं इसके। मतलब ये बेसिकली ये बहुत अडेप्टेड होता है किसी भी हैबिटेट को लेके। इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू इट्स हैबिटेट, ठीक है। तो स्पेशली अडेप्टेड मतलब टू इट्स हैबिटेट को लेके, मतलब ये जो इसका हैबिटेट है ना, वो तो हमने डिस्कशन किया कि हैबिटेट की हम क्या बात कर रहे हैं कि सी फ्लोर पे, सॉरी लेक फ्लोर पे रहता है या फिर रिवर बेड पे रहता है। तो ये वहाँ की जो लाइफ है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा अकस्टम्ड है, उसको लेके ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसको बाहर छोड़ देंगे तो बाहर उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप इसके एक तो पैरों का वो देख रहे हैं कैसे क्लैंप जैसे इसके पैर हैं, राइट। और ये फ्लैट फ्रॉग है। फ्लैट फ्रॉग मतलब ये हॉप नहीं कर सकता, ये चिपका हुआ रहता है। इसके अलावा क्लॉड फ्रॉग जो है ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। शुरुआत इसी साउथ अफ्रीका में हुई थी, लेकिन आजकल ये हर जगह पाया जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अफ्रीका में पहले था, आज की टाइम में पूरा ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ये वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे, रिवर बॉडीज पे और फ्रेश वाटर बॉडीज में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। अगेन ये जो है ये है अफ्रीकन ट्री टोड। ट्री टोड का मतलब क्या होता है, ये ट्रू टोड कहलाता है। मालूम है आपको ट्रू टोड क्यों कहलाता है ये, क्योंकि ये ब्यूफोनिडे फैमिली का हिस्सा है। अभी जब इसकी बात करते हैं तो हम काय की बात करते हैं, आपको याद है हमने अभी जब फ्रॉक्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, हमने 3 टाइप के फ्रॉक पढ़े थे। कौन सा, एक ये जो एन्यूरा पढ़ा था हमने, याद है आपको, एन्यूरा अपन ने पढ़ा था हमने एक एन्यूरा पढ़ा था ये, राइट। तो वो इसका हिस्सा होते हैं, मतलब इनका क्या होता है, ये जो होते हैं ये सेलेंशिया होते हैं, और ये जो इंक्लूड करते हैं टोड्स एंड फ्रॉग करते हैं, और इसमें ये सिग्निफिकेंट ऑर्डर बनाते हैं क्लास का, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर फ्रॉग है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एन्यूरा है, ओके। और ये ट्रू टोड कहलाते हैं क्योंकि इस क्लास में मैक्सिमम जो है वो टोड्स ही हैं। सिर्फ एक जो है वो फ्रॉग आता है जो हर्क्यूलियन फ्रॉग है, उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर इस क्लास में जो हैं वो सारे टोड्स हैं, राइट। और इसके अलावा इनको कहा जाता है कि इसके बहुत सारे जेनरस भी फाइंड आउट हुए हैं, और ये स्पेशली जो है ये टोड्स की ही प्रजाति मानी जाती है। इस वजह से ये जो ब्यूफोनिडे फैमिली है इसको ट्रू टोड भी कहा जाता है, ठीक है। इस फैमिली को ट्रू टोड भी कहा जाता है, क्लियर। अब इनकी जो बॉडी है उसकी टाइप हम पढ़ लेते हैं। ये लॉन्ग होती है, वेब्ड फीट होते हैं इनके भी। वेब्ड फीट मतलब देखिए, ये देख रहे हैं, ये वेब्ड फीट है। पकड़ इनकी बहुत मजबूत होती है, जो भी सरफेस को पकड़ते हैं तो उसकी पकड़ इनकी बहुत मजबूत होती है। वेब्ड फीट जो होते हैं, आपने देखे ना डक्स के भी फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, तो इनके भी वेब्ड फीट होते हैं, और ये सेमी इक्वेटिक होते हैं, ठीक है। मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन इनको ट्री पे रहना ज़्यादा पसंद है, और इस वजह से इनका नाम भी जो है वो है अफ्रीकन ट्री टोड, ठीक।
और जब हम इतनी बात कर रहे हैं टोड्स एंड फ्रॉग्स की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि टोड्स और फ्रॉग्स में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, राइट। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो दोनों ही 4 लिम्ब्ड होते हैं, ये तो हमें मालूम है कि 4 लेग्स होते हैं, लेकिन फ्रॉग्स के जो लेग्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, है ना, लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हॉप करते हैं, है ना। जो आपने उछलते हुए फ्रॉग्स देखे ना, वो फ्रॉग्स होते हैं, वो आप बिल्कुल सही बोलते हैं, वो फ्रॉग्स ही होते हैं, राइट, जो उछलते हैं। और टोड्स की सबसे सिंपल सी पहचान ये होती है कि उनके जो पैर के साइज हैं वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और वो क्रॉल करते हैं, वो ऐसे उछल नहीं पाते फ्रॉग्स की तरह। उनके जो पैरों की साइज है ना वो कंपैरेटिवली छोटी होती है और उनके जो स्किन टेक्सचर है उसमें भी फर्क होता है। फ्रॉग्स की स्किन टेक्सचर थोड़ी अलग होती है, टोड्स की जो है उसमें थोड़ी वॉटी सी स्किन होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि अभी हम बात कर रहे हैं ये ट्रू टोड की, क्योंकि ये पर्टिकुलर फैमिली में ज़्यादातर टोड्स ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करें इनके रहने की, तो वो ट्री ड्वेलिंग भी होते हैं, इस वजह से उनका नाम जो है अफ्रीकन ट्री टोड है, ये भी हम समझ गए। और ये पेड़ों पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत पानी में रहने के, ये इनका एक सिंपल सा फीचर है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बात करते हैं पोचिंग की, है ना, तो ये जो टोड्स हैं ये पर्टिकुलरली इनकी जो स्किन है ये वॉटी होती है, इनकी स्किन में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये पर्टिकुलर पूरी ही प्रजाति, मतलब इसमें जितने भी जेनराज आते हैं, तकरीबन 35 जेनराज आप इसके काउंट कर लीजिए, उनके साथ ये चीज़ होती है कि पोचिंग एक्टिविटीज़ में इनका जो शिकार है या इनको जो मारा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है। और दूसरी बात, ये इस फैमिली के जो भी टोड्स हैं ना, वो बहुत मेडिसिनल यूज़ में काफ़ी आती है। उनकी स्किन ले लीजिए या उनके मसल्स ले लीजिए या बोन्स ले लीजिए, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेडिसिनल यूज़ के लिए। और ख़ासकर अफ्रीका में जब हम इंडिजिनस जो मेडिसिन की बात करते हैं, जो लोकल मेडिसिन की बात करते हैं ना, जिसको हम हमारे यहाँ भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह की लोकल चीज़ इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, वैसे ही अफ्रीका में ये जो बेसिकली है ना बुफोनिडे फैमिली, इनके जो टोड्स हैं उनकी स्किन को और उनकी बोन्स को और उनकी मसल टिश्यूज़ को और बहुत सारी चीज़ों को इनकी बॉडी के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनकी जो पोचिंग की एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो स्किन है उसका भी बहुत महत्व होता है जब वो आप एक्सपोर्ट करने के उसमें, और लोग जो है ना उसका जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्रोकोडाइल का जैसे होता है वैसे इसका भी जो होता है ये थोड़ा सी वॉटी सी स्किन होती है और इसकी वजह से इनको लेदर वेदर के बनाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं और इसके फीचर की हम बात कर लें, तो वो तो हमने बात कर ली कि किस तरह का ये दिखता है, ठीक है। अब इसकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है, टंग जो होती है इसकी बहुत लंबी होती है और अपनी टंग से ही ये कोई भी जो प्रे होता है अपना वो पकड़ता है, ठीक है। कैसे पकड़ता है एकदम लाइटनिंग स्पीड में हिट करता है अपने प्रे को और टंग से उसको रोल कर लेता है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है, 5 mph यानी 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार, जो कि काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ लाइटनिंग स्पीड, के लाइटनिंग स्पीड से ये पकड़ लेता है अपने प्रे को। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, फिर से एक और हम बात करते हैं। अभी तक जब चल रहे थे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, अब अपन आ जाते हैं थोड़ा अमेरिका में, राइट। अब अपन आ जाते हैं अमेरिकन टोड के बारे में। पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे। इनको आप देख लीजिए भाई साहब को, इनका कलर किस तरह का है, इनकी बॉडी का टेक्सचर कैसा है, बहुत ही ऐसा इनकी बॉडी है एकदम ये अलग अलग तरह के, इनके ऊपर ऐसा लग रहा है आपको ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक एंड बेज कलर के इनके ऊपर बॉडी में टेक्सचर्स बने हुए हैं। इनके बारे में ये जो है बेसिकली इनके बारे में जो सबसे खूबी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी जो फीमेल टोड होती है ना, अमेरिकन टोड, ये बेसिकली क्या कर सकती हैं, ये 20,000 अंडे तक दे सकती हैं, जो कि एक हफ्ते के अंदर ही हैच हो सकते हैं। कैन यू बीट दैट? 20,000 एग्स, अ फीमेल कैन ले 20,000 एग्स दैट कैन बी हैच्ड विद इन 1 वीक। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अलग सी जानकारी है इनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक है इनका। उसके अलावा जितने अमेरिकन टोड्स होते हैं ये माइल्डली टॉक्सिक होते हैं, ये थोड़े से जहरीले होते हैं, राइट। तो इनको आप क्या करते हैं कि टोड्स जहरीले हम एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट। फ्रॉग्स जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वर्टिब्रेट्स थोड़े से जहरीले हो सकते हैं, लेकिन टोड्स की जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जहरीला हो सकता है कोई मेंढक, ये हम नहीं सोचते। पर ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इतने फेटली तो नहीं होते कि इतना ज़्यादा जहर की मात्रा होती है, वीनम की मात्रा होती है कि किसी की जान चली जाए, पर माइल्डली टॉक्सिक ये होते हैं, ठीक है। Tadpoles transform into adults after developing for 40 to 70 days. Tadpoles क्या होते हैं, जो छोटे छोटे इनके बच्चे होते हैं ना, आपने देखे ना फोटोज भी होती हैं, छोटे छोटे से मेंढक के बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं टैडपोल्स। उनको मेचोरिटी पे आने में कितना टाइम लगता है, वो एडल्ट होने में उनको तकरीबन दिन लगते हैं, आप बोल सकते हैं 1.25 महीने से
2 महीने के बीच में, है ना, 1.5 महीने से लेके 2 महीने के बीच तक का उनका टाइम होता है, जिसको हम मोटे तौर पे बोलते हैं 40 to 70 डेज। तो आप इसको समझ सकते हैं कि 1.5 महीने से लेके 2 महीने तक का, 2.25 महीने तक का टाइम इनको चाहिए होता है अपनी मेच्योरिटी गेन करने के लिए, जो बिल्कुल एवोल्यूशन का जो इनका टाइम है, मतलब छोटे से टेडपोल से लेके एक एडल्ट बनने तक का जो फेज है इनका, वो 40 से 70 दिन के बीच का माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, toads attach their eggs to the grass or leave near water edges in the long parallel strand that resemble the strand of the black beads। अब ये कैसे होते हैं इनके बच्चे, इनको जब एग्स की हम बात करते हैं तो एग्स कहाँ पे देते हैं, ये अटैच कर देते हैं अपने एग्स कहाँ पे, ग्रास पे या लीव्स पे, ठीक है, जो कि पानी के पास हो। इनकी जो लाइफ है वो अंडर वाटर स्टार्ट नहीं होती, राइट जब हम बात करते हैं ना अंडर वाटर लाइफ की, इनकी लाइफ अंडर वाटर स्टार्ट नहीं होती। ये इनके जो बच्चे होते हैं वो एग्स जो है वो ग्रास पे देते हैं या लीफ पे देते हैं जो कि पानी के पास हो, और edges in long parallel strands that resemble strands of black beads। आ गया ये समझ में। दूसरी बात हम करते हैं कि playing dead is an effective way for toads to evade being killed by predators। The American toad especially adapt to this to evade dangers। अभी क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे कोई प्रेडेटर है, कोई इन पे हमला करने वाला है, राइट, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ बड़े अच्छे एक्टर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे जस्ट एक्ट डेड। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे होंगे जैसे ये मर गए हैं, ठीक है, पलट जाएंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे ये मर चुके हैं, और ये मर चुके हैं तो ये अपने आप को जो डेंजर है या प्रेडेटर है उससे एवेड करने की उनकी सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है। और ख़ासकर अमेरिकन टोड जो है वो तो इसमें बिल्कुल प्रो हैं, बिल्कुल चैंपियन हैं। वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज इफ दे आर डेड, दे प्ले डेड, एंड उनके प्रेडेटर्स जो हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ये सबसे कॉमन और सबसे इजी टेक्निक इनकी मानी जाती है खुद को बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं, फिर से एक और हम बात करते हैं बुल फ्रॉग की, लेकिन अब जो ये वाला जो बुल फ्रॉग है जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये अफ्रीकन बुल फ्रॉग की बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं अमेरिकन बुल फ्रॉग की, ठीक है। ये अमेरिकन बुल फ्रॉग जो है ये कहाँ पाया जाता है, स्वैम्प्स में आई एम सॉरी, स्वैम्प्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, several lakes despite being an artificially introduced species। अब ये इस स्पीशीज़ की जो खासियत है वो ये है कि ये जो है ये नेचुरल या जिसको बोलते हैं ना कि अपने आप में ये एक तरह से बनाई हुई स्पीशीज़ है। इसको आर्टिफिशली क्या बोल सकते हैं, इसको आर्टिफिशली बनाया गया है, आर्टिफिशली प्रोड्यूस्ड है, या आर्टिफिशली आप कह सकते हैं क्लोन्ड है, वैसी स्पीशीज़ है। और ये अभी भी कहाँ पाई जाती हैं, ये फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं उसमें पाई जाती है, चाहे वो स्वैम्प्स हो, स्वैम्प्स में भी पाई जाती है, स्वैम्प्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर लेक्स में, सब जगह पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी जो इसकी खासियत है वो ये है कि बुल फ्रॉग ये भी बहुत काफ़ी बड़ी प्रजाति है, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है इसका, और इसकी जो लीप होती है ना, जो हॉप करते हैं फ्रॉग्स, आपको मालूम है एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं, तो जो उनकी लीप होती है वो वैसे भी नॉर्मल जो फ्रॉग्स हैं हमने घर में देखे हैं उनकी भी लीप बड़ी होती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है और उसकी जो लीप है वो काफ़ी बड़ी होती है। मतलब कितनी हो सकती है कि तकरीबन एक जगह से दूसरी जगह 3 फीट की दूरी तक ये कूद सकता है। ये पढ़ रहे हैं आप, ये एवरेज बुल फ्रॉग जो है वो स्ट्रेच ऑफ अबाउट 3 फीट तक वो कूद जाता है। However, they can reach distance of up to 6 feet with little effort। और 6 फीट भी हो सकता है अगर वो थोड़ी मेहनत करे, अभ्यास करें तो, लेकिन 3 फीट तो होता ही है, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है जो ग्रुप है ना बुल फ्रॉग्स का, जैसे सबका अपना अपना नाम होता है, राइट, वी कॉल इट द प्राइड ऑफ लायंस। जब लायंस की हम बात करते हैं तो वी कॉल इट प्राइड ऑफ लायंस। वैसे ही जो बुल फ्रॉग का ग्रुप होता है इसको आर्मी कहा जाता है, ठीक है, आर्मी कहा जाता है इसको। और ये जो बुल फ्रॉग्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे। दे डोंट ऑर्डिनरी लिव इन मिनेसोटा। इनको मिनेसोटा में, फ्लोरिडा में, नेब्रास्का में, कोलोराडो में और साउथ डेकोटा में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये आपको बाकी जो भी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे आपको पाए जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं एक और फ्रॉग की जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बरोइंग फ्रॉग। बरोइंग फ्रॉग, आपको नाम सुन के थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आप इनको देखिए ये कैसे हैं, मोटे ताजे से हैं थोड़े से, इनका बॉडी का जो आकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और आप इसका ये चेहरा देखिए, ये है ना थोड़े से नॉर्मल फ्रॉग से डिफरेंट।
थोड़ा सा इसका जो फीचर्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं और इसका बॉडी टाइप भी थोड़ा सा स्वेल्ड अप होता है। इसके अलावा ये जो जायंट बरोइंग फ्रॉग्स हैं ये बहुत एल्यूसिव होते हैं, इतने एल्यूसिव होते हैं कि हर जगह पाए नहीं जाते, और इतने एल्यूसिव होते हैं, एल्यूसिव मतलब ये बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते, बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं आते, बहुत ज़्यादा सामने फोकस में नहीं आते, तो इनके चक्कर में जो इनके बारे में जानकारी है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत ही कुछ कम पता कर पाए हैं, और इनके जो साइज़ है या जो भी इनकी पॉपुलेशन साइज़ है उसको भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली ये कितने हैं, कितने इसकी स्पीशीज़ है, कितने पाए जाते हैं, कितनी संख्या में अभी ये अर्थ पे मौजूद हैं, ये नहीं पाया जाता। ये बहुत ही एल्यूसिव, एक बहुत ही शाय, बहुत ही शर्मीले होते हैं बेचारे। ठीक है, बहुत इनके मस्कुलर होते हैं, इनके जो आर्म्स होते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही मोटे ताज़े आर्म्स होते हैं, इनके मस्कुलर आर्म्स होते हैं, और इनके जो फीट होते हैं वो नॉन वेब्ड होते हैं, है ना। इनके आप फीट देख रहे हैं, ये इनमें वेब नहीं बना हुआ, राइट, ऐसे वेब्स होते हैं ना बने हुए, वो नहीं है, नॉन वेब्ड फीट होते हैं इनके, लेकिन शेप बिल्कुल वैसे ही होता है इनका। उसके अलावा स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू इनेबल देम टू डिग बरोज इन द ग्राउंड। और इसका रीज़न क्या है, अगर इनके वेब्ड फीट होते तो ये जो गड्ढा खोदते हैं ना ज़मीन में, ये वो नहीं खोद पाते, राइट। तो इनके शेप तो ज़रूर वैसे ही है पैरों का, लेकिन ये वेब्ड नहीं है। आपको मालूम है ना वेब्ड फीट किसको बोलते हैं? वेब्ड फीट हमें मालूम है कि हम इस तरह का जो फीट होते हैं ना उनको हम वेब्ड फीट बोलते हैं, जिसमें इस तरह के जो फीट होते हैं उनको हम वेब्ड फीट बोलते हैं, है ना। तो इस तरह की ये जो चीज़ है उनके फीट में, ये जो चीज़ है इनके फीट में ये नहीं होती, ठीक है। तो ये वेब्ड फीट नहीं होते हैं इनके, और इस तरह के फीट होते हैं जिससे ये गड्ढा कर सके, इसी वजह से इनका नाम है बरोइंग फ्रॉग। इसके अलावा ये ईस्टर्न आउल फ्रॉग, मॉर्निंग फ्रॉग एंड द वूपिंग फ्रॉग आर ऑल स्पीशीज ऑफ बरोइंग फ्रॉग। इनकी जो स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा इनकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और नंबर तो स्पेशली कि अप्रॉक्सीमेटली कितना फिगर है इनका वो तो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है साइंटिस्ट को। लेकिन कुछ कुछ जो है ईस्टर्न ऑयल फ्रॉग हो गए, आउल फ्रॉग हो गया, सॉरी मॉर्निंग फ्रॉग हो गया, ये वूपिंग फ्रॉग हो गया, वो सारी इन्हीं की प्रजातियां हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं अमेरिका के अलावा, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, और बहुत आइडेंटिफिएबल साउंड्स बनाती हैं। इन तीनों प्रजातियों की जब हम बात करते हैं, उनके जो साउंड्स हैं वो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेवंथ पे। सेवंथ जो है ये जो प्राणी हैं दिखने में तो उतने अच्छे नहीं हैं, दिखने में तो बेचारे ख़राब से ही हैं, लेकिन कम से कम एक चीज़ है ना कि हम थोड़े टाइम के लिए फॉर अ चेंज फ्रॉग की दुनिया से बाहर निकले और एक नया सा कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब इनका नाम जो है वो क्या है, ये सिसिलियन है। सिसिलियन हमने अभी जब एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था एक्सेप्शन टू द रूल्स, राइट, तो हमने इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है। तो ये बिल्कुल एकदम नया नाम तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये टोड और फ्रॉग उनकी दुनिया से बाहर है। अब इनके साथ इनकी कुछ कुछ खूबियाँ भी हैं। वो क्या क्या खूबियाँ हैं इनकी? सबसे पहली खूबी तो इनकी ये है कि इनकी आंखें जो होती हैं ना, इनकी आंखें जो होती हैं इनके स्किन के नीचे होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखें होती ही नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल भी आंखें नहीं होती हैं। और ये जो होते हैं इनकी जो जिस प्रजाति की हम बात कर रहे हैं उसकी जो आंखें हैं वो उसकी स्किन के नीचे होती हैं, ऊपर नहीं बनी होती। ओके, उसके अलावा ये जो अकेले एम्फीबियंस की प्रजाति है, पूरी दुनिया में अकेली एम्फीबियंस की प्रजाति है जिसमें टेंटिकल्स होते हैं जिनके, ठीक है। उसके अलावा ये जो हैं ये रेनबो ऑफ कलर्स में आते हैं, मतलब इतने सारे कलर्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे कलर्स, आप कोई भी कलर इमेजिन कीजिए, इतने सारे कलर्स हैं, इतनी सारी इनकी स्पीशीज़ हैं, और वो अलग अलग रंगों में मिलती है। जैसे यहीं पे आप इनका कलर देख लीजिए तो कितना सुंदर सा डीप नेवी ब्लू कलर है, राइट। तो इनके बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में पाए जाते हैं, और बहुत सारा बड़ा सा इनका ऑर्डर है, बहुत सारे ये स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो स्कल होते हैं ये हार्ड होते हैं, है ना, दिखने में ऐसे गिलगिल लग रहे हैं, पर ये जो इनका स्कल होता है ना ये हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, इनके जो स्नाउट्स हैं वो बहुत पॉइंटी होते हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो स्नाउट है इनका ये पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा ये शार्प सा होता है, ऐसे ओवल से शेप में है लेकिन थोड़ा शार्प होता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये नीचे जो गड्ढा है वो बहुत आसानी से खोद लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो गड्ढा खोदते हैं इनके स्कल्स उसकी वजह से और मजबूत हो जाते हैं। तो इट्स लाइक टू वे थिंग्स, एक तो थोड़े मजबूत होते हैं, स्नाउट इनका शार्प होता है तो गड्ढा खोद पाते हैं, और जितना ये प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा ये गड्ढा खोदते हैं उससे ज़्यादा उतना ही ये मजबूत होता जाता है। अब इनकी जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ है वो ये है कि इनके जो बेबीज़ होते हैं ना, इनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं मालूम है आपको, वो इनकी जो मदर्स होती हैं उनकी स्किन को पील करते हैं और उस पील्ड स्किन को वो खाते हैं। तो ये कई मामलों में जो ये महाराज है सिसिलियन, ये बहुत अलग है, ये एम्फीबियन की जो प्रजाति है उससे भी बहुत अलग थलग से हैं इनके, मतलब दिस इज़ दी एक्सेप्शन टू द रूल।
और इनकी जो सबसे अजीब सी और सबसे अलग सी बात है वो यही है कि बेबीज पील ऑफ देयर मदर्स स्किन एंड दे ईट इट। ओके, अब अपन आ जाते हैं वापस बैक टू स्क्वायर वन। अपन आ चुके हैं वापस फ्रॉक की दुनिया में। आठवां कौन सा है? आई एम सॉरी, आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट। आठवां जो आ गया है वो कौन सा है? वो है हमारा कॉमन फ्रॉग। कॉमन फ्रॉग मतलब ये बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाला फ्रॉग है। ठीक है, ये कॉमन फ्रॉग है। इसको नेटिव कहाँ का है? अगेन इसके भी जो फीट है वो वेब्ड फीट है, देख पा रहे हैं ना आप। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये नेटिव है। ये कहाँ का है? यूरोप का है, और ये ग्रेट ब्रिटेन में भी पाया जाता है। और वहाँ पे कहा जाता है कि सेंट्रल रशिया से होते हुए ये यूरोप में पहुंचा, और यूरोप से जो में भी जो हिस्सा है वो ये ब्रिटेन तक पहुंच गया। आप अपना वर्ल्ड का जब नक्शा देखेंगे, जब आप समझेंगे, तो आपको मालूम है ना कि रशिया और यूरोप जो है वो कनेक्टेड है, राइट। तो वो वहाँ से रशिया से निकला था, ये सेंट्रल रशिया से, और वहाँ से चलते 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 ये पहुंचा यूरोप, और यूरोप में भी चलते 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 ये पहुंचा ग्रेट ब्रिटेन तक। ठीक है, तो बिल्कुल ये एंड पे पाया जाता है वहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन में, आपको मालूम ना, ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड, बिल्कुल ये वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे पाया जाता है। अब ये जो स्पीशीज़ है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो ये एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इनकी प्रजाति जो इनकी संख्या है वो बहुत कम हो रही है या बिल्कुल एंडेंजर्ड लिस्ट में है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो पहले से कम हो गई है। इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलेशन जो है वो समहाउ डिक्लाइनिंग पे है और पहले से कम होती जा रही है। तो इस कारण क्या हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन में और आयरलैंड में, जहाँ पे अब ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ के अब ये नेटिव बन गए हैं, वहाँ पे इनको बड़ा सेफगार्ड किया जाने लगा है। ठीक है, तो इनके बारे में बाकायदा जो लॉज हैं वो बने हैं, और वो क्या है कि ये जो है प्रोटेक्ट किया गया है इनको बाय लॉ, और ये कहा गया है कि ट्रेड या सेल दोनों से इनको प्रोहिबिट है। इनको आप ना ट्रेड कर सकते हैं ना आप इनको सेल कर सकते हैं, ना इनकी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों से ये प्रोहिबिटेड है बाय लॉज, और ये प्रोटेक्टेड है बाय लॉ दोनों ही जगहों पे, ग्रेट ब्रिटेन में भी और आयरलैंड में। तो इस वजह से इनको पेट के तौर पे नहीं रखा जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब खरीदा बेचा ही नहीं जा सकता तो पेट के तौर पे इनको नहीं पाला जाता। उसके अलावा इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कॉमन फ्रॉक्स की डिस्टिंक्ट लाइफ स्टाइल होती है। इनमें 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में जो सबसे याद करने वाली है, सबसे याद रखने वाली चीज़ है वो एक तो ये पॉइंट है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, इनको ट्रेड और सेल नहीं किया जाता। और दूसरा कि इनकी जो ये आए कहाँ से थे, इनकी शुरुआत हुई थी सेंट्रल रशिया से सॉरी, और फिर ये पहुँचे हैं धीरे 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 चलते 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 चलते, मतलब चलते चलते का मतलब ये नहीं है कि वो एक फ्रॉग है वो हॉप करते करते गया है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि इनकी जर्नी कैसी रही है। सेंट्रल रशिया से ये पहुँचे हैं ब्रिटेन, सेंट्रल रशिया से पहुँचे हैं यूरोप, यूरोप से पहुँचे हैं फाइनली ब्रिटेन और आयरलैंड में, जो कि अब इनका घर बन गया है और जहाँ पे इनको लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो जब हम IGKO पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या समझना है, देखिए बहुत सारे फ्रॉग्स हैं। ठीक है, आप सबके बारे में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज होंगे, है ना। आपको लगेगा कि यार ये किस फ्रॉग के बारे में था, ये किस फ्रॉग के बारे में था। तो जितने हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहे हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस लिहाज से, GK के लिहाज से, जो अलग सा पॉइंट है, जो सबसे थोड़ा सा उसको अलग बनाता है, आपको फोकस वहाँ करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अभी आप एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और जो ये नाम मैं देती जा रही हूँ ना, इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए। इसमें सिर्फ जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो उसको अलग बनाती है, अब वो पॉइंट लिखिए। जैसे यहाँ पे जो हमने पिछला वाला किया, उस पर क्या किया हमने, कॉमन फ्रॉग पे सबसे बड़ी बात, जो सबसे कॉमन फीचर था वो ये कि वो स्टार्ट जो था वो सेंट्रल रशिया से हुआ था, और फिर वो बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन और आयरलैंड तक पहुँचा, और ब्रिटेन और आयरलैंड में पहुँच कर क्या हुआ, वहाँ पे उसको इतना वो सिटीजनशिप टाइप का उसको दर्जा मिल गया, मतलब काइंड ऑफ वो बिल्कुल उनका नेटिव बन गया कि उसको बाकायदा प्रोटेक्शन मिला लॉ से। ठीक है, ये इसका बेसिक चीज़ है। उससे पहले हमने सिसिलियन पढ़े थे, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्या था उसका, कि उसमें पहला ओनली एम्फीबियन है जो उसके टेंटिकल्स होते हैं, जिसकी आइज़ जो होती हैं उसके स्किन के नीचे होती हैं, और कई जो होते हैं उनकी आइज़ होती ही नहीं है, और उनके जो बेबीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो मदर की स्किन को पील करते हैं और उसको खाते हैं। तो ये आप 3 पॉइंट भी अगर आप लिख लेंगे ना, तो आपका GK के लिहाज से काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। अब इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, डार्विन फ्रॉग की।
इसका जो सबसे अलग सा फीचर है वो ये है कि सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे मेल डार्विन फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल डार्विन फ्रॉग जो है वो हैचलिंग टैडपोल्स को कहाँ कैरी करते हैं, जो हैचलिंग टैडपोल्स होते हैं उनको कहाँ कैरी करते हैं, अपने वोकल सैक में। उनका जो वोकल सैक है वहाँ पे वो कैरी करते हैं 50 to 70 डेज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेल फ्रॉग, राइट। तो ये इसका ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको लिख लीजिए। इसके अलावा कार्निवोरस तो ये होते ही हैं, आपको मालूम है कार्निवोरस होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं। कौन से स्नेक इंसेक्ट खाते हैं जो उनको आसपास मिल जाते होंगे, चाहे वो वर्म्स हो, चाहे वो छोटी छोटी स्नेल्स हो, इनफैक्ट स्पाइडर्स हो, जो भी मिले वो खा लेते हैं। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं ऐसे, ये तो हमें मालूम है कि सभी में कॉमन होता है, राइट। अब ये जो इनका डिटोरिएशन हो रहा है, इनके जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं, या तो एक तो एनिमल्स जो ह्यूमंस हैं वो इनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा इनका शिकार करते हैं अलग अलग चीज़ों की वजह से, स्पेशली इनकी स्किन कलर की वजह से। स्किन के लिए इनका बहुत ज़्यादा, इनका जो पोचिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनकी स्किन के कारण बहुत होती है। और दूसरा एक तरह का फंगस होता है जो जिसकी वजह से इनकी जो प्रजाति, जो उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन पे जा रही है, राइट। अब ये बहुत ही छोटी प्रकार होती है, राइट। ये बहुत ही छोटी साइज के होते हैं, मतलब छोटे साइज कितने के, बिल्कुल आप इनकी साइज याद रख लीजिए। ये एक और जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए, है ना। जो इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये हार्डली 1.5 इंच के बराबर होते हैं। 1.4 इंच लिखा हुआ है, तकरीबन आप 1.5 इंच समझ लीजिए, 1.5 इंच के बराबर होते हैं। और इसके बावजूद इनकी जो एक खासियत है वो ये है कि इनकी साइज़ जो होती है वो इतनी कम होती है, लेकिन बावजूद इसके इनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है, जिससे ये ट्रैवल करते हैं, जिससे ये आगे बढ़ते हैं, वो बहुत होती है। वो होती है तकरीबन 5 मील्स पर आवर, वो इतनी होती है। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो है ना कि आप सोचिए एक जीव जो कि 1.5 इंच का है और उसकी स्पीड जो है वो 5 माइल्स पर आवर है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग जानकारी हो गई। तो इसमें अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे, या आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, या आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट, और अगर आप ये लिखना चाहें तो भी आप इसको लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, पर ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे नहीं है। इसमें आप लिखना चाहें तो भी आप इसको एज अ थर्ड पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, अब अपन बात कर रहे हैं डेजर्ट रेन फ्रॉग की। अब आपको ये पढ़ के नाम लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन, राइट। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ये आपने लिटरेचर में या इंग्लिश आपने जब पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीमोरॉन होते हैं जब दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें साथ में रख दी जाती हैं, कहाँ डेजर्ट और कहाँ रेन, राइट। तो ये इनको डेजर्ट रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम पढ़ते हैं। ये जो है इनका एक और जो प्रजाति है वो कौन सी इनकी कहला जाती है, वो कहलाते हैं ब्रेविसेप्स मैक्रोप्स, ठीक है। और ये जो होते हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जिसमें इसमें थ्रेट जो है सबसे बड़े ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस जो है इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो हम ही जो इंसान हैं वो इनको पोस करते हैं, ठीक है। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो तकरीबन 15 साल की होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद करने वाला, ये जो नाम है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। ये जो होते हैं इनके 15 साल इनकी लाइफ स्पैन होती है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट फ्रेम दैट एक्चुअली अलाउज यू टू सी इंटरनल ऑर्गन, और ये इनका जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है, ठीक है। ये पॉइंट आप बनाइए, इसको आप सेकंड रखिए, ठीक है। ये आप लिख लीजिए कि इनकी जो बॉडी होती है वो तकरीबन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, और आप इनके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं ना वो तक देख सकते हैं। इतनी पतली स्किन होती है और इतनी ट्रांसपेरेंट स्किन होती है इनकी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, ये जो है इनको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है रहने के लिए, मतलब ये भले ही अगर ड्राई एरिड रीजन में भी रह रहे हैं तो भी ये थोड़े से फॉगी एरियाज या कूलर प्लेसेस या जहाँ पे मॉइस्चर हो वो देखेंगे, या आफ्टर डार्क एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं जब थोड़ा ठंडक हो जाती है वहाँ पे बिलीव करते हैं। तो ये थोड़े से इस मामले में थोड़े से किसको बोलेंगे ना आप, विरोधाभासी सॉरी बात हो गई ना ये थोड़ी सी, कि आप डेजर्ट की भी बात करें और आप मॉइस्चर की भी बात करें। तो आप बात करें कि एरिड और डेजर्ट में भी रहते हैं और इनको मॉइस्चर भी चाहिए होता है। तो यस, ये जो है इनका जो हैबिटेट है वो थोड़ा सा अलग है। ये भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो इनको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये है
ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डेजर्ट रेन फ्रॉग्स हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट आप ये देख सकते हैं कि इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है ब्रेविसेफ मैक्रोब्स। और इसके अलावा ये जो है इनका जो हैबिटेट है ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है कि ये ड्राई एरिड रीजन्स पे रहते हैं, लेकिन इनको मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये मार्क करेंगे ना तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, 11th की। 11th हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एडिबल फ्रॉग की। एडिबल का मतलब क्या होता है, जिसको खाया जा सकता हो, है ना, यही मतलब होता है एडिबल का। एडिबल का मतलब अब यही समझते हैं ना कि जो चीज़ खाई जा सकती हो, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एडिबल फ्रॉग की। और एडिबल फ्रॉग क्यों नाम रखा गया है इसका, ये कहाँ मिलता है, सबसे पहली बात तो ये हम जान लेते हैं कि यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। इसको कॉमन वाटर फ्रॉग भी कहा जाता है या फिर ग्रीन फ्रॉग भी कहा जाता है। ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। कॉमन वाटर फ्रॉग के नाम से आप इसको जानते हैं। नॉर्मली अगर आप एडिबल फ्रॉग नहीं बोलेंगे, अगर आप कॉमन वाटर फ्रॉग के नाम से तो आपने सुना होगा। इसके अलावा ये बहुत फर्टाइल हाइब्रिड है ऑफ 2 अदर यूरोपियन फ्रॉग्स। हाइब्रिड है ये किसका, बहुत 2 फेमस यूरोपियन फ्रॉग्स का। पहला जो है वो पूल फ्रॉग है, दूसरा जो है वो मार्श फ्रॉग है। तो इनका हाइब्रिड है, मतलब इनको जब आपने जब इनकी मीटिंग हुई तो इनसे जो बेबी पैदा हुआ, जो बेबी आया, वो जो थे वो एडिबल फ्रॉग थे, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में मेट हुए, तो तीसरी प्रजाति बनी जो कि ये है, ओके। पूल फ्रॉग और मार्श फ्रॉग को मिला के बनते हैं एडिबल फ्रॉग। और पॉपुलेशन वन आइसोलेटेड क्लोज टू वन अनदर ड्यूरिंग द आइस एज। और ये कैसे बने हैं, ये किसी ने मेट इनको कराया नहीं है, मतलब ये कोई आर्टिफिशियली मेट नहीं करा गया है। ये ब्रीड जो हुई, ये पॉपुलेशंस तब ब्रीड हुई जब आइस एज में ये एक्सटिंक्शन की नौबत पे आ गए थे ना, आइसोलेशन की नौबत में आ गए थे, बिल्कुल ख़त्म होने की नौबत में आ गए थे। तो अपने आप ही इन्होंने अपने आप को जो इंटर स्पीशीज़ है उसमें मेटिंग हुई और उसकी वजह से ये नई ब्रीड जो है बाहर आई, ठीक है। तो मेटिंग का मतलब ये नहीं है, आपको ये समझना होगा कि हम आर्टिफिशियल मेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल मेटिंग की बात कर रहे हैं जो कि आइस एज के बाद हुई, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आर्टिफिशियली जेनेटिकली मेटेड या आर्टिफिशियली जेनेटिकली म्यूटेड नहीं है। इसके अलावा साइंटिफिक नेम जो है एडिबल फ्रॉग का वो है मड या गार्डियन, as they are known to never stray far away from water, almost guarding the muddy banks। और इनकी जो खासियत है वो क्या है, जैसे कि नाम मैंने बोला आपको, क्या, कॉमन वाटर फ्रॉग। कॉमन वाटर फ्रॉग से आपको क्या मतलब समझ आ जाता है कि इनको और भी जो इनके नाम है, कॉमन नाम जो है वो मिलते जुलते हैं, जो कि पानी या स्वैम्प वाली जगहों से है। तो उसमें से नाम क्या आ जाता है, इनको मड या गार्जियन फ्रॉग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो स्वैम्पिश जगहें होती हैं जहाँ पे मड होता है बहुत ज़्यादा, ये कभी उसको छोड़ के उस एरिया से कभी दूर नहीं जाते, ये आसपास वहीं रहते हैं। हालांकि ये लैंड पे भी रह सकते हैं ना, ये तो आपको मालूम है, लेकिन ये कभी भी लैंड में भी इतने दूर नहीं जाते कि अपना जो एरिया है उसको छोड़ के बाहर चले जाएँ। तो उसमें भी ये मडी बैंक्स को कभी नहीं छोड़ते और लिटरली इनको इतना लगाव रहता है अपनी मडी बैंक से कि ऑलमोस्ट उसके गार्जियन रहते हैं, मतलब उसके प्रोटेक्टर्स रहते हैं, वहीं आपको आसपास मिलेंगे और काफ़ी संख्या में मिलेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं फिर से, हम एक थोड़ा सा चेंज आ गया है हमको, अब हम फ्रॉग से निकल के इन पे आ गए हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट प्रजाति हैं, दिखने में भी थोड़ी सी ठीक ठाक है। मतलब इनका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट सा कलर है, ऐसे ब्लैक और येलो टाइप का इनका कलर है, तो थोड़े से बेटर दिख रही हैं। और ये कौन सी, ये सेलेमेंडर है। अगेन सेलेमेंडर जो है एम्फीबियंस की जब हम बात करते हैं तो उसी के अंडर आती हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शन है रूल का, लेकिन आती हैं। और इनकी जब हम बात करते हैं फायर सेलेमेंडर, इनका नाम क्यों मिला है, क्योंकि वाइब्रेंट से आप देख रहे हैं ना, येलो कलर के इनके ऊपर वो हैं चिकते जैसे, इसकी वजह से इनका नाम फायर सेलेमेंडर रखा गया है। और इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत ये है कि यूरोप की लार्जेस्ट सेलेमेंडर है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 हो गया, इसको मार्क कर लीजिए। और इनकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, इनकी जो सब स्पीशीज़ होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको दिख जाए तो दिखने में सुंदर दिख रही है, लेकिन ये इतनी सिंपल है नहीं, इनके आसपास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें वेनमस होती हैं, पॉइजनस होती हैं। इनकी काफ़ी सारी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ होती है सेलेमेंडर की, ये क्लियर है, ठीक है। अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द सेलेमेंडर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी सब स्पीशीज ऑफ सेलेमेंडर्स आर पॉइजनस, ठीक है। इनका ब्राइट कलर जो होता है ना, जो इनका ब्राइट कलर जो हमें बड़ा सुंदर दिख रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि चिकते चिकते बने हुए हैं पीले रंग के, उसी के कारण क्या होते हैं कि प्रेडेटर्स इनको डेंजर समझते हैं। जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो लोग इनको खाने आते हैं, जो बड़े इंसेक्ट हैं, जो बड़े जानवर हैं, जो इनको खाना चाहते हैं, उनको इनकी देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और उनको लगता है कि यार ये तो कुछ डेंजरस चीज़ है, मतलब ये तो कुछ खतरनाक सी चीज़ है, इससे दूर रहे अपन तो बेटर है। तो वो इनका एक नेचुरल प्रोटेक्टर है।
उसके अलावा फीमेल्स गिव बर्थ टू लाइव सैलमेंडर्स अनलाइक अदर स्पीशीज। ये जैसे मैंने कहा था कि दे मेक, जब हमने पढ़ा था एक्सेप्शन टू द रूल्स ना, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इनकी जो फीमेल्स हैं वो लाइव बेबीज़ को जन्म देती हैं, जैसे कि किसमें होता है, हम मैमल्स में, उस तरह से लाइव बेबीज़ को जन्म देती हैं। बाकायदा प्रेगनेंसी के बाद ये लाइव बेबीज़ को जन्म देती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, ये लॉग्स वगैरह में, जहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ होती हैं लॉग्स वगैरह में, उसमें छुप के रहते हैं। या पीपल गैदर द लॉग्स टू मेक फायर, इट रन्स आउट, हेंस इट्स नेम। और इनका नाम और भी क्यों रखा गया, 2 रीज़न है इनके नाम के। एक तो पहला इनका जो येलो कलर है, ब्राइट येलो कलर, उसके पीछे रखा गया, जो लोकल्स इनको बोलते थे। और दूसरा रीज़न क्या है कि लॉग्स में बहुत ज़्यादा छुप के रहती थी। तो क्या होता था, जब पहले के टाइम पे लोग जो हैं वो लॉग्स जलाते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता था, लॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा जलाई जाती है ना, फायर प्लेस में, या गर्माहट के लिए, या अपने यहाँ जिसको बोलते हैं अलाव जला जाता है, तो उस तरह से लॉग्स जलाए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे लोग वो लॉग्स में आग लगाते थे, लॉग्स जलाते थे, तो ये कहीं छुपी रहती थी लॉग्स में, तो जैसे ही आग लगती थी तो ये निकल के भागती थी। तो इस वजह से इनका जो नाम है वो पड़ा फायर सिलेमेंडर। तो ये कॉमन लाइक फोकलोर है, आप कह सकते हैं। ये सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर दोनों ही बातें हैं, दोनों ही चीज़ें मानी जाती हैं कि या तो इनके ब्राइट कलर की वजह से, ब्राइट येलो कलर की वजह से इनको फायर सिलेमेंडर बोला जाता है, या फिर क्योंकि लॉग्स में छुपती थी और लोग लॉग्स जलाते थे ठंड के मौसम में, ठंडी से बचने के लिए, तो उसमें से ये निकल के भागती थी जैसे ही आग लगता था। तो दोनों वजह से इनका नाम जो है वो पड़ा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अलग अलग स्टोरीज हैं। इसके अलावा अब अपन आ जाते हैं, फिर से अपन आ चुके हैं वापस टोड पे। टोड जो है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं 13th नंबर की। और ये जो है वो कौन है, ये है फायर बेलीड टोड। अभी हमने फायर सिलेमेंडर की बात की, अब हम फायर बेलीड टोड की बात कर रहे हैं। इनका जो कलर है वो देखिए कितना सुंदर है। ऐसा नहीं लग रहा किसी ने एक्रेलिक पेंट से इसको पेंट किया हुआ है। नीचे का जो हिस्सा है वो रेड है, ऊपर का जो हिस्सा है वो एकदम फ्लोरोसेंट नियॉन येलो ग्रीन टाइप का है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन दिखावे पे नहीं जाना है यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो उसमें पोर्स होते हैं, छोटे 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 से पोर्स होते हैं, और उसके अंदर होते हैं पॉइजन होता है उनके अंदर, जो कि उनकी प्रेडेटर्स के उनको बचाता है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो दिखने में वो कितने भी सुंदर लगे, इस वजह से इनके प्रेडेटर्स जो हैं वो इनसे थोड़ा थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनमें बहुत जहर होता है। उसके अलावा इनके जो माउथ हैं उनका ये इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। और इनका जो स्टिकी, जो इंस्टेड ऑफ माउथ, मतलब बाकी जितने हम टोड्स की बात की थी, आपको याद है हमने एक टोड की बात की थी कि वो अपने टंग जो है बस टंग आउट करते हैं और उससे अपना जो प्रे है उसको पकड़ लेते हैं, लपेट लेते हैं। ये उसका नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने माउथ से पकड़ते हैं, सीधे टंग का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पैन है ना, वो जब हम बात करते हैं बाकी टोड से तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर कंपेरेटिवली टोड्स के हिसाब से थोड़ा सा इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। इनका कलर जो होता है वो तो आपने देख ही लिया कि डेंजर होता है प्रेडेटर्स को। ये जो है ये कलर देख के, ऊपर की जो स्किन है उसमें तो पोर्स होते हैं जिसमें से जहर होता है, जिसमें है ना पॉइजनस होते हैं, तो प्रेडेटर्स के लिए खतरा होता है। और ये जो कलर होता है इनका ब्राइट रेड ऑरेंज टाइप का जो कलर है, उसको देख के वैसे भी प्रेडेटर्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि दिखने में वो थोड़ा सा डॉन्टिंग सा लगता है वो कलर, राइट। तो ये उनका नेचुरल प्रोटेक्टर है। उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अगेन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं पॉन्ड्स की, लेक्स की, स्ट्रीम्स की। और अगेन जब हम बात कर रहे हैं ना, ये रिवर्स में नहीं पाए जाते, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर की पानी की बॉडीज तो हो लेकिन इनमें बहाव बहुत तेज़ ना हो, वहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे लेक्स में, रुका हुआ पानी जिसको हम बोलते हैं ना, लेक्स में, बॉन्ड्स में, या फिर जो स्ट्रीम्स भी होती है, रिल्स जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही धीमे गति में जहाँ पानी बहता है वहाँ पाए जाते हैं। ये रिवर्स में, फास्ट मूविंग रिवर्स में नहीं पाए जाते, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14th की, और बात करने वाले हैं हम किसकी, एल्बिनो फ्रॉग की, ठीक है। अब एल्बिनो फ्रॉग क्या है, बेसिकली जब हम एल्बिनो की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा, आपने एल्बिनो टाइगर देखे होंगे, एल्बिनो पीकॉक देखे होंगे, एल्बिनो और भी प्रजातियां देखी होंगी। एल्बिनो शब्द जो होता है वो बेसिकली कहाँ से आता है, अपने आप में ये कोई जिसको आप कह सकते हैं ना एक स्पीशीज़ तो नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे कह सकते हैं, कोई भी चीज़ एल्बिनो कब हो जाती है, जब उसके अंदर एक पिगमेंट होता है स्किन में। इंसानों में भी ये चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, एक पिगमेंट होता है बॉडी में जिसको बोलते हैं मेलेनिन, है ना, जिसकी वजह से स्किन और हेयर में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको डार्कनेस या कलर जो है वो मिलता है। तो वो पिगमेंट जो है मेलेनिन का, वो मेलेनिन पूरी तरह से 100% एब्सेंट रहती है एल्बिनोज में, ठीक है। और इस वजह से इनका जो कलर है वो एब्सोल्युटली वाइट होता है, बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। ये यहाँ पे आप स्किन देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। तो ये सभी एनिमल्स के साथ हो जाता है,
ये अकेले फ्रॉग्स नहीं, ये सभी एनिमल्स के साथ हो जाता है। इनफैक्ट आपने एल्बिनो पीकॉक एक बार बीच में अगर आपने देखा हो वायरल, तो बहुत वायरल हुआ था एल्बिनो पीकॉक, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। वो डांसिंग पीकॉक था जो कि एल्बिनो था और वो बिल्कुल वाइट कलर का पीकॉक था, तो इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। एंड इसी तरह एक एल्बिनो लायन की एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, बिल्कुल वाइट कलर का लायन था वो, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर कि उसकी जो टंग है वो पिंक कलर की टंग, वो रोर कर रहा है और पिंक कलर की टंग दिख रही है और बाकी बिल्कुल सफ़ेद रंग का लायन है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए कि आपको ये समझ में आए कि बेसिकली एल्बिनो क्या होता है, ठीक है। एनीथिंग विच लैक्स विच कम्प्लीटली लैक्स द पिगमेंट मेलेनिन, उसके जो स्किन का कलर है वो एल्बिनो हो जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली वाइट। तो अब खैर हम इस पर्टिकुलर फ्रॉक की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसकी जब हम बात करते हैं तो स्किन जो है इसकी, ये बहुत रेयर होते हैं वाइल्ड में, बहुत रेयरली पाए जाते हैं। इनकी जो स्किन है वो शेड करते हैं, और उसकी जो स्किन शेड करते हैं वो स्किन जो है वो शेड करके ऐसे फेंकते नहीं है, वो स्किन को वो कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। इनके जब हम बात करते हैं एल्बिनो अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉक की, ये इसको एज अ पेट बहुत ज़्यादा लोग पालना पसंद करते हैं, तो इसकी जो ख़रीद फ़रोख्त है, जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, और एल्बिनो स्पेशली एल्बिनो अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉक का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा एज अ पेट पालना पसंद करते हैं। इसके अलावा एल्बिनो फ्रॉक्स जो हैं ये ऑल वाइट होते हैं अपीयरेंस में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑल वाइट होते हैं और क्यों होते हैं, आपको ये भी बता दिया। अब इनकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है, तकरीबन 20 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी मतलब क्योंकि इनको लोग एज अ पेट पालना पसंद करते हैं तो इनको कैप्टिविटी बोला जाएगा उसको, और इनकी लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 20 साल होती है। और इनकी जो फ्रॉग्स की जो आइज़ होती है वाइड एंगल ऑफ व्यू एंड एक्सेलेंट नाइट विजन, और इनका माना जाता है कि इनकी जो आइज़ होती है ना, उसका जो विजन होता है, जिसको बोलते हैं कि हम जो डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं ना, आइज़ देखिए आप इनकी, तो इनका जो विजन है वो नॉक्टर्नल विजन इनका बहुत अच्छा होता है, मतलब रात में बहुत अच्छा देख पाते हैं, और उसके अलावा बहुत वाइड एंगल तक ये कवर कर पाते हैं, राइट। तो बहुत वाइड एंगल इनका विजन होता है, और ये ज़्यादातर रात में बाहर निकलते हैं, और इनका नॉक्टर्नल विजन भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम आ जाते हैं एक और पे, अब हम फिर से एक और अलग पे आ गए हैं जिसका नाम है, ये जो है ये अब एक सेलेमेंडर है, और इनका नाम जो है, इनकी जो स्किन है थोड़ी सी वेलवेटी सी लग रही है आपको, और ये जो नाम है इनका नाम क्या है, ये बड़ा फेमस नाम है जब हम बात करते हैं सेलेमेंडर्स की, और इनको कहा जाता है जाइंट सेलेमेंडर्स, ठीक है। ये कैनिबलिस्टिक होते हैं, और बहुत सारे सेलेमेंडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इनको कैन बी वोकलाइज, इनको वोकलाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेडेटर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, इनको कहा जाता है कि बिल्कुल घात लगा के जो है ये अपने शिकार पे हमला करते हैं, बहुत अच्छे इनको प्रेडेटर्स माना जाता है। बिल्कुल एम्बुश लगा के ये जो है वो एम्बुश, आपको मालूम है ना एम्बुश टेक्निक होती है, जब इनफैक्ट हमारे सोल्जर्स भी आपने सुना होगा कि एम्बुश, आपने टर्म सुना होगा जब हम बात करते हैं वो करने की, अटैक करने की, तो एम्बुश आपने ये टर्म सुना होगा। तो एम्बुश मतलब छुप के, या उसमें एक जो पूरे उसमें एम्बुश मतलब बहुत ही घात लगा के जिसको शिकार करना बोलते हैं वैसे, और ये बहुत अच्छे प्रेडेटर्स इसी वजह से माने जाते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनमें एक और बहुत चीज़ अच्छी होती है, जो थोड़ा सा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग होता है, वो ये होता है कि इनमें सेंसर्स होते हैं इनके हेड्स में, इनके सर में एक तरह का सेंसर होता है जिससे डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी पानी का जो प्रेशर जो चेंज होता है पानी में ना, पानी का आपको मालूम है ना कि वाटर का जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है, राइट। तो इनके जो माइंड है, इनका जो हेड है ना, यहाँ पे इनके सेंसर्स होते हैं जो कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, राइट। इसके अलावा इससे क्या होता है, जो प्रेशर वेरी करने से इनको ये समझ में आ जाता है कि अब इनके आसपास कौन से इंसेक्ट्स, कौन से जीव जंतु जो हैं वो आएंगे और किसको ये एज अ प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये उसको अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप कहाँ इनको एम्बुश लगा के किस प्रे पे अटैक करना है। तो ये जो इनके सेंसर्स हैं ये बेसिकली इनको दो चीज़ों में हेल्प करते हैं, एक तो ये पानी का प्रेशर समझने में आता है, दूसरा इनको अपने प्रेस की लोकेशन पकड़ने में समझ में आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इनको बेसिकली हेलबेंडर्स एज अ पेट, इनको हेलबेंडर्स को एज अ पेट रखना बहुत पसंद करते हैं। कीपिंग दिस एम्फीबियन एज अ पेट में बी इलीगल इन सम प्लेसेस, पर कुछ जगहों पे इनको हेलबेंडर को पेट के तौर पे रखना काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टिंग मानते हैं, काफ़ी लोग पालना भी पसंद करते हैं। नॉर्मली लोग टैंक्स वगैरह में इनको पालते हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ और कई ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे इनको पालना वो कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और बाकायदा लॉ से प्रोहिबिटेड है। अब हम बात करते हैं 16th की। 16th जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं ग्लास फ्रॉग की, ठीक है। ग्लास फ्रॉग जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, आपको जो इसकी स्किन है ऑलमोस्ट ट्रांसल्यूसेंट सी स्किन होती है, और अगेन ये वेब्ड टू फीट,
नहीं होती। ये क्या है, हाई ट्रीज पे रहते हैं, काफ़ी ट्रीज के ऊपर वाले भाग पे रहते हैं और माउंटेनियस स्ट्रीम्स में रहते हैं ड्राई सीजन में। इनको माउंटेनियस स्ट्रीम्स में रहना पसंद होता है जब हम बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम की, समर्स के मौसम की, और ये ट्रीज पे रहना पसंद करते हैं ऊपर की तरफ। उनका जो कलर भी होता है वो बिल्कुल ग्रीन सा कलर होता है, बड़ा वाइब्रेंट सा ग्रीन कलर होता है। अब ये जो है, ये जंप जो है, ये बेसिकली इनकी जो जंप होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है, राइट। वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जंप कर पाते हैं, हॉप कर पाते हैं। मतलब कैसे कर पाते हैं, तकरीबन आप मान लीजिए कि एक ग्लास फ्रॉग की जब हम बात करते हैं तो हमने बात की थी किसकी, जब हम पहले बात कर रहे थे, राइट। तो आपको पता होगा ना कि हम जब बात कर रहे थे कि फ्रॉग्स की जो हॉपिंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है, पर इसकी जो है वो कम से कम 10 फीट होती है। वो 10 फीट तक एक बार में जंप कर पाता है। तो इतनी ज़्यादा जो स्पैन है इसका कूदने का वो इतना बड़ा होता है। अब इसका क्या होता है बेसिकली इसमें बड़ा मिलजुल के ये लोग काम करते हैं, है ना। दोनों मियाँ बीवी जो हैं बड़ा मिलजुल के काम करते हैं, इनकी जो गृहस्थी है बिल्कुल साथ में मिलकर चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, जो फीमेल जो फर्टिलाइज्ड जो एग्स देती है, वो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उसको मेल फ्रॉग जो है वो गार्ड करता है, ठीक है। वो उसकी हिफाजत करने का काम करता है। फीमेल जो है वो एग्स ले करती है और मेल जो है वो उसको गार्ड करने का काम करता है। और उनको कहाँ पे रखता है, वो लीव्स पे, क्योंकि वो ट्री पे रहता है तो वो पत्तियों पर उनको रखता है और वो वहाँ पर तब तक रहता है जब तक वो बेसिकली हैच नहीं हो जाते और टेडपोल्स जो हैं वो पानी के में गिर नहीं जाते, राइट। तो ये कहाँ पे रहते हैं, हम दो चीज़ें समझे। ये कहाँ रहते होंगे, लेक्स या जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास पेड़ों पर रहते होंगे, राइट। इसके अलावा इनका जो ट्रांसल्यूसेंट स्किन है वो तो मैंने आपको बता ही दी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ट्रांसल्यूसेंट सी पतली सी इनकी स्किन है, ठीक है। इनकी स्पीशीज जो है ये बीटिंग हार्ट, इनका जो बेसिकली इतना ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट तो एग्जैक्टली नहीं, ट्रांसल्यूसेंट सी इनकी स्किन होती है कि आप लिटरली इनका धड़कता हुआ दिल जो है वो आप ऊपर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ओके। कुछ स्पीशीज़ का, सबका नहीं, कुछ स्पीशीज़ का। और ये जो है तकरीबन लाइफ स्केल भी जो होता है इनका, लाइफ स्पैन भी वो ठीक ठाक होता है। मतलब तकरीबन ये आप मान लीजिए 12 से 14-15 साल तक जीते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 17th पे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, जो सबसे बड़ी प्रजाति है, ओके। इसके बारे में हम जानते हैं, इसको बोलते हैं गोलियत फ्रॉग। ये इनका साइज देख लीजिए। एक मैं आपको और साइज दिखाने वाली हूँ। मैं आपको जब हम बात करेंगे एक्सट्रीम्स की तब मैं आपको एक साइज दिखाऊंगी। वो सबसे बड़ा गोलियत फ्रॉग वर्ल्ड में पाया गया था और एक आदमी उसको पकड़ के ऐसे खड़ा है और वो बिल्कुल इतना लंबा सा नीचे तक आ रहा है, ठीक है। वो हम करेंगे जब हम बिल्कुल सुपरलेटिव्स की बात करेंगे ना, उस टाइम पर मैं आपको उसको फोटो दिखाऊंगी, राइट, ओके। तो अभी जो है बेसिकली ये बहुत इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसको कहा जाता है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज माने जाते हैं फ्रॉग्स की। सबसे बड़ी स्पीशीज है फ्रॉग की, ये तो हम बात कर ही चुके थे, है ना। कि इसके बाद जो आते हैं वो कौन से होते हैं, बुल फ्रॉग की हमने बात की थी, राइट। तब आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि गोलियत फ्रॉग जो होते हैं वो उनसे बड़े होते हैं। तो सबसे बड़े जो हैं वो माने जाते हैं, सबसे बड़े फ्रॉग्स माने जाते हैं। उसके अलावा इनकी जो लीप है ये भी तकरीबन 10 फीट तक का लीप ले लेते हैं। जो एक बार कूदेंगे तो 10 फीट दूर तक ये कूद सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉक्टर्नल होते हैं, इनको रात में जागना पसंद होता है। अपना शिकार जो भी ये करते हैं ये रात में करते हैं। सबसे बड़ी प्रजाति है ऑफकोर्स, ये तो ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, बिगेस्ट स्पीशीज मानी जाती है ये, ठीक। और इसमें भी ऑफ कोर्स सबका साइज अलग अलग होता है ना। जैसे हम इंसान हैं तो सबकी ज़रूरी तो ना कि सबकी हाइट बराबर हो, तो कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा। तो गोलियत फ्रॉग्स में भी सबसे बड़ी स्पीशीज़ है ये फ्रॉग की, लेकिन इसमें से भी कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर, जैसे पर्सन टू पर्सन कहते हैं वैसे डिपेंडिंग ऑन द फ्रॉग टू फ्रॉग, ठीक है। उसके अलावा नॉक्टर्नल होते हैं, ये आप समझ गए। इसके अलावा ये इतने इनमें वो होता है, इतना मस्कुलर वो होता है इनमें, ताकत होती है इनमें कि ये हेवी रॉक्स जो हैं वो मूव कर लेते हैं और अपना जब इनको नेस्ट बनाना होता है तो मोटी बड़ी जो रॉक है उसको भी ये मूव कर लेते हैं, राइट। और फीमेल गोलियत जो होती हैं, जैसे मैंने कहा कि डिपेंड फ्रॉम फ्रॉग टू फ्रॉग, तो ऑलवेज ऑल्सो डिपेंड ऑन जेंडर टू जेंडर, राइट। तो जो फीमेल्स गोलियत होती हैं वो मेल गोलियत से स्मॉल होती हैं साइज में, छोटी होती हैं साइज में, राइट। वो तो हम इंसानों के साथ भी होता है ना। विमेन की जो एवरेज हाइट होती है वो कम होती है, मेल्स की एवरेज हाइट ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही थंब रूल है। इसी तरह से इनमें भी होता है, फीमेल की जो हाइट होती है वो मेल से कम होती है, लेकिन उनकी भी इंडिविजुअल हाइट जो है वो वेरी करती हैं फ्रॉम वन फ्रॉग टू अनदर फ्रॉग, ठीक है। और गोलियत इसका नाम क्यों रखा गया है बताइए? वो आपने स्टोरी पढ़ी है, डेविड एंड द गोलियत,
पढ़ी है ना आपने, वो बहुत ही एक जिसको हम बोलते हैं कि बचपन में हमने पढ़ी होती है ना, डेविड एंड द गोलियत, ये उस स्टोरी से इसका नाम लिया गया है, डेविड एंड द गोलियत। गोलियत किसका नाम होता है उसमें, ये तो आपको आई एम श्योर पता है, और नहीं पता है अगर आपको तो ये नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या है, क्योंकि 9th ग्रेडर्स हैं आप, ये तो मैं बिल्कुल आपसे प्रिज्यूम करती हूँ कि ये तो आपको पता होगा कि डेविड एंड द गोलियत स्टोरी में गोलियत कौन था। ठीक है, तो ये जो है ये गोलियत नाम उसी पे आया है, उसी से रखा गया है। अब हम आते हैं 18th पे। 18th पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 18th, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्न्ड फ्रॉग, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्न्ड फ्रॉग। और हॉर्न्ड फ्रॉग क्यों कहा जाता है इसको, इसका साइज देखिए। एक तो पहली बात, ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, इसकी जो स्किन है आप देख रहे हैं कैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पाइक्स बनी हुई हैं या हॉर्न्स बने हुए हैं। बहुत क्लोज अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर कोई स्पाइक्स बनी हुई है, इस वजह से इसको हॉर्न फ्रॉग्स बोला जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है कि हॉर्न फ्रॉग्स जो हैं ये बेसिकली इन अटेम्प्ट टू ईट समथिंग लार्जर देन देमसेल्व्स। इनके साथ बेचारों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको खाने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, खाने का बड़ा शौक होता है, बड़े वोरेशियस ईटर होते हैं, तो उनको क्या होता है अपनी साइज़ भूल जाते हैं, उस चक्कर में अपनी साइज़ भूल जाते हैं और अपने साइज़ से बड़ी चीज़ ये खाने की कोशिश करते हैं और वो इनके गले में अटक जाती है और इसकी वजह से मर जाते हैं। तो ये ज़्यादातर इनके जो मरने का कारण होता है वो ये होता है कि वो खुद ही अपने आप का वो कर लेते हैं, नुकसान करते हैं, अपने से बड़े आकार की, अपने से बड़े साइज़ की चीज़ जो ये खा ही नहीं सकते उसको ये खाने की कोशिश करते हैं और ये सफोकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में एक थोड़ी सी वैसी चीज़ है जो कि आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है। अपन ने गोलियत फ्रॉग में क्या बात की थी कि फीमेल्स का साइज़ जो है वो मेल्स से कम होता है, जिसमें मैंने आपको काय की एग्जाम्पल दिया था ह्यूमंस का, कि ह्यूमंस में भी एवरेज साइज़ जो है मेल्स की ज़्यादा होती है और फीमेल्स की कम होती है। यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है, यहाँ पे ये भी पॉइंट आप मार्क करेंगे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं थोड़े से, कि यहाँ पे जो फीमेल की फ्रॉग की साइज़ होती है वो मेल से ज़्यादा होती है। ओके, और दूसरा जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पेशलिस्ट लिस्ट पे है, इंडेंजर्ड है, इनकी जो लिस्ट है वो काफ़ी इंडेंजर्ड पे है, मतलब ये कह सकते हैं आप कि इनके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्लाइन कर रही है इनकी संख्या। उसके अलावा इनको लोग एज एन एग्जॉटिक पेट घर में पालना बहुत पसंद करते हैं, हालांकि होते बहुत छोटे हैं, आप देख रहे हैं ना साइज़ कैसे कैसे छोटे से, वो हाथ के पाम पे रखे हुए हैं, इतने छोटे से होते हैं, लेकिन लोग इनको एज एन एग्जॉटिक पेट, क्योंकि बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं ना, एंडेंजर्ड होते हैं, तो इनको एज ए एग्जॉटिक पेट लोग घर में पालना बहुत पसंद करते हैं। और लाइफ स्पैन जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर हम वाइल्ड में बात करें, अगर इनके नेचुरल हैबिटेट में बात करें तो हार्डली 5 से 7 साल तक जिंदा रहते हैं। ओके, अब हम आते हैं 19th पे। 19th पे हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉगी की बात करने वाले हैं जिसके जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल लेपर्ड जैसे हैं, राइट। लेपर्ड के स्पॉट्स के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक बहुत अच्छी फेमस सी कहावत भी है, क्या बोला जाता है उसको आपको मालूम है, दैट लेपर्ड्स नेवर चेंज देयर स्पॉट्स, है ना। ये मैं आपको साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें पढ़ा देती हूँ, जैसे ये अंग्रेज़ी की एक कहावत है तो मैं आपको बता रही हूँ, लेपर्ड्स नेवर चेंज देयर स्पॉट, मतलब आदमी की जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। खैर अभी हम ये उसमें फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, अभी हम लेपर्ड की स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर लेपर्ड जैसे स्पॉट्स होते हैं इस वजह से इसलिए कहा जाता है इसको लेपर्ड फ्रॉग। नो प्राइज फॉर गेसिंग, राइट। अब इस फ्रॉग्स के साथ क्या होता है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनकी लाइफ स्पैन तकरीबन 4-5 साल होती है, ठीक है। और इनकी जो फीमेल्स होती हैं ना वो एग्स ले करती हैं, ठीक है, और वो कितने एग्स ले कर सकती हैं, तकरीबन आप मान लीजिए कि वो 7000 अंडे एक बार में दे सकती हैं, 7000 एग्स दे कैन ले एट वंस। ओके, उसके अलावा जो इनके टेडपोल्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, आंखें जो होती हैं इनके सर के ऊपर होती हैं, कहाँ पे होती हैं, सर के ऊपर होती हैं, सीरियस, ठीक है। इनके जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल उनके सर के ऊपर होती है, रादर देन ऑन द साइड्स लाइक मेनी अदर स्पीशीज, साइड्स में नहीं होती, बिल्कुल ऊपर होती हैं यहाँ पे उनकी आंखें, ठीक है। और इसमें और क्या चीज़ है, नॉट ऑल स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स हैव डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स फ्रॉम व्हिच दे गेट देयर नेम। अब प्रॉब्लम क्या है, एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, वैसे तो ये लेपर्ड फ्रॉग्स हैं पर इनके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं,
और नाम तो इनका लेपर्ड फ्रॉग रख दिया गया है क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, काय के ऊपर, लेपर्ड प्रिंट की वजह से, है ना, लेपर्ड प्रिंट ही बोल सकते हैं अपन इसको, लेपर्ड प्रिंट। लेकिन सबके ऊपर लेपर्ड प्रिंट भी नहीं होता, ये एक थोड़ी अलग सी स्टोरी है, राइट, कि इनका नाम जो है वो आती, तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आती तो लेपर्ड फ्रॉग के अंडर है लेकिन उनके ऊपर स्पॉट नहीं होते, तो वो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन अपन जो है वो याद काय से रखेंगे कि इन पे बेसिकली लेपर्ड जैसे स्पॉट होते हैं। ओके, अब लेपर्ड फ्रॉग जो है वो कैनिबल्स होते हैं, उसके अलावा ईटिंग अदर स्मॉल लेपर्ड फ्रॉग्स। अब कैनिबल्स क्यों होते हैं ये? क्योंकि भाई साहब ये बाकी चीज़ें तो खाते ही हैं, ठीक है, बाकी एनिमल्स और बाकी इंसेक्ट्स, जीव जंतु तो ये खाते ही हैं, ये इतने दुष्ट होते हैं कि ये कैनिबल्स होते हैं, मतलब ये अपनी ही प्रजाति का कोई छोटा जो बेबी होता है उसको भी खा जाते हैं, राइट, ये कैनिबल्स होते हैं। इस वजह से ये कई बार स्मॉलर, जो छोटे, जो जैसे इनका बड़ा साइज इतना है, कोई छोटा सा छुट्टू सा कोई अगर लेपर्ड फ्रॉग है तो उसको भी खा जाते हैं, मतलब इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता इस मामले में, ठीक है। अब अपन आते हैं 20th पे, और 20th पे अपन किसकी बात करने वाले हैं? अपन बात करने वाले हैं मेंटेला फ्रॉग की, और ये बहुत ही अलग सा सुंदर सा फ्रॉग होता है। देख रहे हैं आप इसका का, मुझे स्पेशली ये बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसको बारे में पढ़ा था। ये बिल्कुल ऐसी एकदम स्मूथ सा ब्लैक फ्रॉग होता है और इसकी जो पैर होते हैं उस पर ऐसे वो फायर, अपन ने पढ़ा था ना फायर फ्रॉग, उस टाइप के इसके पैर की टेक्सचर होती है और ग्रीन भी होते हैं, तो उसमें बहुत ही सुंदर से कलर्स का एमलगमेशन होता है इसकी स्किन पे। अब ये जो होते हैं बेसिकली डायगोनल होते हैं, डायगोनल होते हैं, यस हाँ डायगोनल होते हैं, सही बोला मैंने। और 11 स्पीशीज़ जो होती हैं वो 16 की जो होती हैं वो थ्रेटेंड है। अब ये क्या माना जाता है कि सिर्फ 16 स्पीशीज़ या 16 प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं, ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, और उसमें से भी जो 11 हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में फीचर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मानी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं, वो तो मैंने कहा आपसे कि इनकी जो स्किन होती है वो बहुत सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर कलर के होते हैं, छोटे से होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, छोटी सी प्रजाति होती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ जो है इनके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव होती है, और वो ये होती है कि ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। दिखते कितने भी सुंदर है, अगर आपको कहीं दिखें तो बिल्कुल इनको जाके एकदम ऐसे पास से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो और इसको ना मेडागास्कर में पाए जाते हैं। मेडागास्कर मतलब अगेन वी आर गोइंग टू अफ्रीका। अफ्रीका में काफ़ी सारे फ्रॉग्स की प्रजाति पाई जाती है, तो ये भी जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और इस वजह से इनको जो दिखते इतने सुंदर हैं तो इसकी वजह से इनका नाम जो है वो जूल ऑफ मेडागास्कर भी कहा जाता है, या इनको मेलेक्सी पॉइजन फ्रॉग्स भी कहा जाता है। अगेन आपको नाम समझ में आ गया और आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ये दिख जाएं तो आपको बिल्कुल इनको दूर से ऐसे निहारना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, राइट। और इसी वजह से इनको मेलेक्सी पॉइजन फ्रॉग भी कहा जाता है और जूल ऑफ मेडागास्कर भी कहा जाता है। दोनों ही चीज़ें, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कहा जाता है और ये इनकी सुंदरता देख के कहा जाता है, ठीक है। इस जेनस में से जो हैं वो इनकी साइज़ जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बिल्कुल 2 इंच के भी नहीं होते ये, मतलब 2.5 इंच के भी प्रॉपर नहीं होते ये, बिल्कुल 1.22 यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, ये एक स्पेसिफिक लेंथ है, लेकिन तकरीबन आप मान लीजिए कि बिल्कुल 1.2 इंच से लेके मतलब बिल्कुल ही 1.5 इंच के आसपास मैक्सिमम इनकी हाइट होती है, तो बहुत ही छोटू से होते हैं लेकिन होते जहरीले हैं। अब हम आ जाते हैं एक और पे जो कि है 21st। तो 21st में इसका जो नाम है वो थोड़ा सा अलग सा है और थोड़ा सा रॉयल टाइप का इसका नाम है, और इसका नाम क्या है? मॉन्टे आइबेरिया इलूथ। नाम ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल किसी ऐसे राजा महाराजा किंग टाइप का नाम है। खैर आप इनको देख लीजिए, ये ऐसे दिखते हैं, और ये जो फ्रॉग्स हैं इनकी अगेन ये बहुत ही छोटे हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा उनसे भी छोटे होते हैं, बिल्कुल ही आप हथेली पे रखेंगे ना तो इत्तू सा फ्रॉग दिखेगा, बिल्कुल इत्तू सी साइज़ का फ्रॉग दिखेगा, ठीक है। इतने छोटे ये होते हैं, बिल्कुल आप मान सकते हैं फिंगर टिप का भी 3/8 पार्ट, है ना, बिल्कुल ही इत्तू से होते हैं। इनके फीचर्स भी आपको बड़ी मुश्किल से देखेंगे, बिल्कुल हथेली पे आप रख लेंगे तो। और इसके अलावा इनका जो फ्रॉग होता है वो वाइड होता है, जो सर होता है उनका वो थोड़ा सा उनकी बनावट जो है वो वाइड होती है, और जो फिंगर्स होती हैं वो तकरीबन पतली होती हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से कि इनकी जो बॉडी का जिसको आप कहते हैं ना कि एक जो कॉम्पोजिशन अगर बॉडी का देखते हैं तो अगर आप रेशियो देखते हैं तो बिल्कुल ही कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, बहुत ही इनप्रोपोर्शनेट सा इनका बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। अब इनका जो सर है आप देख रहे हैं कितना वाइड है, सर इनका इतना वाइड है, पैर इनके इतने लंबे लंबे हैं। एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, ठीक है, सर जो है इनका इतना वाइड है,
पैर जो है इनके इतने पतले पतले लंबे लंबे से हैं और पतले पतले लंबे से हैं और है ये महाराज इतने से छोटू से, ठीक है। तो इनका जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी प्रोपोर्शनल बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनकी सबसे, इनके अंदर जो इतने से तो होते हैं लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इनको डॉर्फ फ्रॉग भी कहा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, ठीक है। और इनका सबसे ख़राब चीज़ जो इनकी होती है कि ये डॉर्फ फ्रॉग तो हैं, छोटे से होते हैं, लेकिन जो इनके पास से जो स्मेल आती है ना वो बहुत ही गंदी स्मेल होती है, बहुत ही अजीब सी बिटर सी स्मेल आती है इनके पास से, बहुत ही ख़राब सा इनका ओडर होता है। तो वो एक प्रॉब्लम है इनके साथ। और दूसरी जो इनके साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मॉन्टी आइब्यूरिया इल्यूथ होते हैं ये क्या होते हैं, ये मसल प्रोड्यूसेस अ मसल पैरालाइजिंग टॉक्सिन होता है, ठीक है। ये बहुत ही इस मामले में बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनके अंदर जो जहर होता है, जो टॉक्सिन होता है वो किस तरह का होता है, ये मारते नहीं है, मतलब ये किसी को मारते नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं जो मसल है उसको पैरालाइज कर देता है। इस तरह का उसके अंदर पिगमेंट होता है, इस तरह का वो टॉक्सिन होता है जो ये एक्सूट करते हैं, ठीक है। और ये इनको अपने प्रेडेटर्स के अगेंस्ट एज अ डिफेंस काम आता है। लेकिन इनके बारे में आप क्या क्या चीज़ें वर्क मार्क कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटे होते हैं, टाइनी, वेरी टाइनी, ठीक है, बिल्कुल मिनिस्क्यूल आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। दूसरा जो होता है ये जो होता है, ये जो पार्ट है इनका, जो मसल पैरालाइजिंग टॉक्सिन होता है इनका, ये सेकंड पार्ट है इसका, राइट। तो आप ये दो चीज़ें भी अगर इनके बारे में नोट कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम आते हैं 22nd पे। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं, अगेन हम थोड़ी सी फ्रॉक की दुनिया से बाहर निकल के आए हैं, एक और जीव की बात करने वाले हैं। और ये थोड़े सांप जैसे दिख रहे हैं पर ये सांप नहीं है, ये है मड पपी, ठीक है। मड पपीज जो होते हैं ये बेसिकली नॉक्टर्नल होते हैं, रात में इनको जागना बहुत पसंद होता है। जो भी अपने शिकार विकार का जो भी ये काम करते हैं अपनी लाइफ में ये रात में करते हैं, रात में जागते हैं, निशाचर होते हैं, निशाचरी जीव होते हैं ये, ठीक है। और ये दिन में भी जाग सकते हैं लेकिन ये दिन में जागना पसंद नहीं करते हैं। नॉर्मली जो होते हैं ये निशाचरी होते हैं, रात में जागना पसंद करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में सोते हैं, जैसे बैट्स होते हैं ना कि रात में जागते हैं दिन में सोते हैं, ऐसा नहीं है। रात में जागना और रात में अपना जितने इनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये करना पसंद करते हैं, पर दिन में भी एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोए मरे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है, ओके। और ये जो है मर्की वाटर्स में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। पानी के जीव हैं, पानी में पाए जाते हैं। और इसी तरह इनका जो बेसिक हैबिटेट है वो नेचुरल हैबिटेट जो है वो इनका वाटर है, मर्की वाटर्स, ओके। अब ये स्विम कर सकते हैं, तैराक बहुत बढ़िया होते हैं, पानी में रहते हैं, तैराक बहुत बढ़िया होते हैं। पर ये क्या होता है, इनको ज़्यादा तैरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। तैरी अच्छा पाल लेते हैं लेकिन थोड़े से जिसको कहते हैं ना कि आराम पसंद है, थोड़ा धीरे धीरे इनको चलना ज़्यादा पसंद होता है। तैराकी में थोड़ी मेहनत लगती है तो इनको करना पसंद नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये वॉक करते हैं, है ना। ये कहाँ वॉक करते हैं, जो बिल्कुल जो तल होता है ना, जो बेड होता है वाटर बॉडी का, उस पर ये चलना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत इसके कि पानी में तैरें। तो इस मामले में ये एक इनका थोड़ा सा अलग सा फीचर है। दूसरा फीचर क्या है इनका, इनकी स्किन जो है उसमें सेंस ऑर्गन होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, इनकी स्किन में सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि इनको आगे पीछे का जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी है इनको होता है आसपास, वो इनको पता चलता है कैसे, ये सेंस ऑर्गन से। और इनकी आंखें जो होती हैं दे आर गुड इनफ टू डिस्टिंग्विश लाइट फ्रॉम डार्क। अब इनकी लेकिन बेचारों की जो साइट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी या शार्प नहीं होती। इनकी आंखों से इनको सिर्फ कितना पता चलता है, जैसे अपन अपनी आंखें बंद करते हैं, राइट। तो अगर कमरे में लाइट है तो भी एक सेंस ऑफ आपको पता चलेगा कि भाई लाइट जल रही है ना। आंखें बंद हैं आपकी तो भी एक सेंस ऑफ थोड़ा सा आपको समझ में आता है। और जैसे बिल्कुल गुप अंधेरा होगा तो आप आंखें बंद करेंगे तो आपको अलग से समझ में आएगा। अगर आप लाइट में हैं और फिर आप आंखें बंद करेंगे तो आपको जो फील आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि लाइट जल रही है। लेकिन आप लाइट बिल्कुल गुप अंधेरा होगा और उसमें आप लाइट बंद करेंगे तो आता है ना, वो डिस्टिंक्टिव होता है। तो इनके साथ भी यही दिक्कत है। इनके साथ तो ये खुली आंखों के साथ ये दिक्कत है कि इनकी आंखें जो है सिर्फ इसी लायक हैं कि वे पहचान सकें कि भाई लाइट है कि अंधेरा है, दिन है कि रात है, बस। इससे ज़्यादा इनका कोई विजन नहीं होता, ठीक है। और इनकी जो चलते हैं ना, ये काहे से चलते हैं, ये जो रह पाते हैं और प्रेडेटर्स से बच पाते हैं या प्रेस को पकड़ पाते हैं, ये जितने भी सेंसेस हैं ना वो भगवान ने सब इनकी स्किन के ऊपर दे दिए हैं। पूरी जितने सेंसेस हैं उनकी स्किन के ऊपर दे दिए। आंखें इनकी बस नाम को दी हैं कि लाइट दिन और रात में फ़र्क कर पाए, दैट इज़ इट। अब मड पपीज जो है बेसिकली हाइबरनेट नहीं करते और ये अलाइव रह सकते हैं फ्रोजन लेक में। ये हाइबरनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई जमा हुआ लेक है, कोई जमा हुआ ठंडी जगहों पे, जैसे लेक्स आपने देखे ना, जम जाते हैं पूरे, इतने हार्ड जम जाते हैं कि लोग उसके ऊपर स्कीइंग फिस्कीइंग भी करने लगते हैं। मतलब इतना जम जाते हैं, राइट, कि लोग उसके ऊपर वॉक करने लगते हैं, स्कीइंग करने लगते हैं, इतना हार्ड जम जाते हैं। तो और नीचे पानी होता है, नीचे तो पानी होता है, ऊपर की जो लहर है वो आइस में तब्दील हो जाती है। तो ये जो है ये हाइबरनेट नहीं करते, पर ये जो वो पानी है ना, जो बिल्कुल जमा हुआ जो लेक है उसका जो बेड फ्लोर है
उस पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं और आराम से रह पाते हैं। ये दे विल डाई इफ दे आर सिंपली टॉस्ड ऑन द आइस हाउएवर। पर अगर नीचे का जो पानी है उसमें तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर कोई इनको निकाल के वो जो बर्फ़ है उस पर डाल रख देगा तो ये 100% मर जाएंगे। ठीक है, तो इस मामले में ये है कि ठंडे पानी में तो रह सकते हैं पर ये आइस में सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, इनका नाम मड पपीज़ क्यों है? क्योंकि नो प्राइस फॉर गेसिंग अगेन। आप इनके स्किन का टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, बिल्कुल मिट्टी जैसा इनका स्किन का कलर है, डीप ब्राउन टाइप का, और उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं हल्के हल्के, तो इस वजह से इनको उनका नाम मिला है। अब आ जाते हैं अपन 23rd पे, और हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं इस जीव की जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। समझ में आता है नहीं आ रहा है आपको पता चल रहा है, कहीं से ये एम्फीबियन भी दिख रहा है, कहीं से ये मछली भी दिख रही है, कुछ बीच की वेराइटी है ये नहीं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, OLM। और ये क्या है? इसकी जो स्किन होती है वो पिंकिश होती है और वाइट होती है। पिंकिश आप इसके देख रहे हैं ना, यहाँ पे निकले हुए इसके हेयर होते हैं, और वैसे इसकी स्किन जो होती है वो वाइट होती है। ठीक है, इफ केप्ट इन डार्कनेस ऑफ द केव इट्स टेकन आउट, इट टर्न्स डार्क। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल केव में, है ना, बिल्कुल छुपे हुए रहते हैं, बिल्कुल केव के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर आप इनको बाहर निकालते हैं केव से तो इनके स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होता जाता है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि स्किन इनकी आप एक तरह से आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि इनकी स्किन जो है वो टैन होने लगती है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये जो है इनको खाने का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। जब हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने ज़्यादातर पढ़ा कि बहुत ही वोरेशियस ईटर्स होते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा वोरेशियस ईटर नहीं है, ये एक बार में शांति से सुकून से खा लेते हैं, और उसके बाद अगर आप इनको खाना 6 साल तक भी ना दें तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। ये इनकी खासियत है, राइट, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा इवन दो इट हैज़ लंग्स एंड कैन ब्रीथ एयर, द ओम इज कम्प्लीटली एक्वेटिक। इनमें लंग्स हैं, इनके अंदर लंग्स हैं, और ये बाहर जाएं तो चाहें तो ये ज़मीन पे रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अगर ये लंग्स के ज़रिए अपने रेस्पिरेटरी इनका जो ऑर्गन है वो है इनके पास डेवलप, और चाहें तो ये सांस ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। ये 100% एक्वेटिक हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था कि वो पानी और उसमें इक्वली कंफर्टेबल रहते हैं। पर ये जो जीव हैं ये 100% एक्वेटिक हैं, जबकि इनके लंग्स हैं पर ये निकलते नहीं बाहर। और इनफैक्ट पानी में भी ये केव्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। मतलब पानी में भी ये नॉर्मली खुले में नहीं रहना पसंद करते, उसमें भी जो केव्स होती हैं पानी के अंदर उसमें रहना पसंद करते हैं। उसमें से भी आप इनको बाहर निकाल दीजिए तो उनका जो कलर है वो डार्क होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें बहुत एक्यूट सेंसेस होते हैं, मतलब इनके जो सेंसेस होते हैं वो बहुत डेवलप्ड होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी होती है अपना खाना ढूंढने की। ये भी इनका एक बहुत बड़ा फीचर है कि इनके जो सेंसेस होते हैं बहुत डेवलप्ड होते हैं, बहुत एक्यूट होते हैं। बहुत एक्यूट मतलब बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी होती है अपना खाना तलाश करने के लिए। अब ये जो है बेसिकली ये माना जाता है एम्फीबियंस से कब निकले? ये बाकी एम्फीबियंस की जो प्रजाति है, ये जो इनके जो एवोल्यूशन है वो भी पानी से हुआ, फिशेस से हुआ, और ये माना जाता है कि ये जो प्रजाति है ये कब आई फोकस पे? ये आई तकरीबन 110 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब काफ़ी पुराने जीव हैं ये भी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अगर आप इनके बारे में याद कर लेते हैं तो आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल गई है। अब हम बात करते हैं 24वें की। 24वां क्या है? 24वां हमारा है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ठीक है, इनका कलर बहुत अच्छा है, इनका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम ब्लू कलर के हैं ये, है ना, बड़ा वाइब्रेंट ब्लू कलर है इनका। खैर अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पॉइजन, इनके नाम में पॉइजन है तो ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें पॉइजन होता है। ठीक है, और इनकी भी जो बहुत सब जब ये ग्रुप में रहते हैं तो मैंने आपको और बताया था कि ये भी इनका भी जो ग्रुप है वो आर्मी कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा इनका जो अडेप्टेशन होता है वो ब्राइटली कलर्ड बॉडी होती है, और इस पर ब्राइटली कलर्ड मतलब ये अलग अलग कलर्स की भी हो सकती है। जैसे ये जो अपन ने लगाया है ये ब्लू है, इसके अलावा ये रेड कलर की भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। बहुत ही अलग अलग कलर में इनकी जो बॉडी है बहुत ही अलग अलग कलर में आते हैं, और सारे ही बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं। राइट, फाइन। और ये जो होते हैं आर नोन एज पॉइजन एरो फ्रॉग्स भी इनको कहा जाता है। अब इसमें जो खासियत है वो क्या है? पहली बात तो ये है, दूसरा इनको पॉइजन एरो फ्रॉग भी कहा जाता है, और गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो होता है ये टॉक्सिक होता है सबसे ज़्यादा फ्रॉग स्पीशीज़ में। इसमें से भी ये टॉक्सिक तो होते हैं, जहरीले तो सभी होते हैं, तभी इनका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। लेकिन उसमें से भी जो गोल्डन येलो कलर के होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा जहरीला माना जाता है इनकी स्पीशीज़ में। इसमें इतना टॉक्सिन होता है कि आप मान लीजिए कि अगर उसने एक बार, इतना टॉक्सिन होता है कि 20,000 चूहे
तक वो एक बार में, एक बाइट में उसकी 20,000 चूहे तक मर सकते हैं, उसमें इतना टॉक्सिन होता है। तो ये 2 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं 25 पे। भी 25 जो है वो नॉर्मल सिलेमेंडर की हम बात कर रहे हैं। सिलेमेंडर मतलब ये हमने जाइंट सिलेमेंडर और बाकी की बात की, अब हम जनरल सिलेमेंडर की बात करते हैं। तो अब ये क्या होते हैं बेसिकली सिलेमेंडर्स, ये होते हैं, इनकी जो स्किन है ये वेट रहती है, कूल रहती है। इनको रखना, अपनी जो स्किन है वो वेट और कूल रखना ज़रूरी होता है। इनके ऊपर एक बहुत ही लिजलिजी सी इनकी स्किन होती है, बहुत ही, आप देख रहे हैं ना कैसी स्लाइमी सी स्किन होती है इनकी, बहुत ही स्लाइमी सी स्किन होती है। और ये सुन नहीं पाते, इनके कान हो नहीं हो बेचारे, ये तो एक बहुत वैसी चीज़ है इनकी कि इनके ना ये इनमें जो ऑडिटरी इनकी जो वो है स्किल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क नहीं करते, ये सुन नहीं पाते। और ये जो वाइब्रेशन फील करते हैं, और ये कैसे पकड़ते हैं, या अपने प्रे को पकड़ना है तो, या प्रेडेटर से बचना है तो, अब सुन तो पाते नहीं है, तो इनका क्या होता है, ये वाइब्रेशन को, लेकिन इनके पास एक सेंस होता है कि वाइब्रेशन बहुत जल्दी भाप लेते हैं। ये वाइब्रेशन समझ जाते हैं और वाइब्रेशन भाप लेते हैं, और मूवमेंट अगर कोई भी आसपास हो रहा है किसी भी एरिया में, तो ये उसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इनके जो सेंसेस हैं वो वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। सिलेमेंडर जो है अगेन ये रेप्टाइल की तरह एक मामले में है। किस मामले में, जैसे हमने लिजर्ड्स के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, ये अपनी टेल जो है वो ग्रो कर लेते हैं अगर वो अटैक में चली गई है ना। ये हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था जब हम लिजर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि लिजर्ड के ऊपर अटैक होता है, अगर उसकी पूंछ जो है वो कट जाए तो वापस वो रीजनरेट कर लेती है। तो यही चीज़ सिलेमेंडर्स के साथ भी होती है। और ये जो है नॉर्मली रॉक्स में रहना पसंद करता है, इनको रॉक्स में रहना बहुत पसंद होता है। ये अलग अलग जगहों पे छुप के रहना थोड़ा पसंद होता है, खुले में रहना पसंद नहीं होता। और ये कई बार कुछ प्रजातियां जो इनकी वो पेड़ों पे भी रहना पसंद करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एटलीस्ट, वैसे तो इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है। सिलेमेंडर्स की लेंथ जो है वो स्पीशी टू स्पीशी डिफर करती है, वो बहुत छोटू भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। अब इनकी ये बात ये भी हो सकती है कि इतने छोटे भी हो सकते हैं कि बिल्कुल ये 1 इंच के बराबर हो, 1 फीट के बराबर हो, या 6 फीट के बराबर हो। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्पीशीज़ ऑफ सिलेमेंडर की बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें जो है वो ये है कि सिलेमेंडर जो है ये अपनी ये कर लेती हैं और ये वाइब्रेशन से सुनती है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हम आते हैं 26 पे। एक और हम जो स्पीशी है सिलेमेंडर की उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और हम किसकी बात करने वाले हैं, ये जो है ये टाइगर सिलेमेंडर है। नो प्राइस फॉर गेसिंग इनका नाम टाइगर सिलेमेंडर क्यों है, क्योंकि अगर आप इनके मार्क्स देखेंगे तो आपको लग रहे हैं कि ये बिल्कुल टाइगर के जैसे इनके ऊपर मार्क्स हैं, ब्लैक एंड नॉट एग्जैक्टली मस्टर्ड, पर हाँ थोड़े से येलो जैसे मार्क हैं इनके ऊपर, ठीक है। ये जो स्पीशीज़ है ये भी अपनी जो डिटैच्ड लिम्ब है या डिटैच्ड पूंछ है वो रीजनरेट कर लेती हैं, ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा। लिम्ब समटाइम्स हैव अ डिफरेंट पिगमेंटेशन इन रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इनके जो लिम्स हैं, जो पैर हैं या पूंछ है, कई बार उनका जो बॉडी का कलर है वो इनसे डिफरेंट होता है, ठीक है, बाकी बॉडी से डिफरेंट हो सकता है। ये किसका फीचर है। दूसरा क्या है, टाइगर सिलेमेंडर्स जो होता है इनकी स्किन जो होती है वो पोरस होती है। ये सांस कहाँ से लेते हैं, इनकी जो स्किन होती है उस पर छोटे 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 से पोर्स बने होते हैं जिससे ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट मस्ट कॉन्स्टेंटली सेक्रीट म्यूकस टू कीप द स्किन मॉइस्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब मैंने बात की थी आपसे कि जब सिलेमेंडर्स की बात करते हैं तो उनको वेट एंड मॉइस्ट रखनी पड़ती है अपनी स्किन, है ना। तो टाइगर सिलेमेंडर जो होता है इसको भी अपनी स्किन जो है वो मॉइस्ट रखनी पड़ती है, वेट रखनी पड़ती है। तो क्या होता है कि अपनी स्किन पे, क्योंकि पोरस होती है इसकी स्किन, है ना, तो उससे ये ब्रीथ कर पाता है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, ये एक तरह का म्यूकस सेक्रीट करता है, म्यूकस सेक्रीट करता है ताकि इसकी स्किन जो है वो वेट रह सके, मॉइस्ट रह सके, ठीक है। ये जो है पोरस स्किन ऑल्सो लीव्स इट हाईली वल्नरेबल टू पोल्यूशन, और इसी कारण, हालांकि पोरस स्किन के कारण ही ये सांस ले पाता है और ये म्यूकस सिक्रीट कर पाता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, ये पोल्यूशन को लेके बहुत वल्नरेबल है। अगर पोल्यूशन है तो वो इसको बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि पोरस स्किन है, ऑब्वियसली वो अंदर जो है वो जितना भी टॉक्सिसिटी है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है, और ये बहुत बड़ा कारण है इसकी जो संख्या है उसके कम होने का, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल टू पोल्यूशन अराउंड इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 27th की, फिर अब आ गए हैं टोड पर, और हम किसकी बात करने वाले हैं, ये जो टोड हैं भाई साहब आप देखिए इनको कैसे हैं, ये मोटे तगड़े हैं ये, राइट। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्पेड फुट टोड। स्पेड फुट टोड है ये। स्पेड क्यों है ये,
क्योंकि इनके अंदर लार्ज बोन होती है जो कि प्रोट्रूजन होती है इनके लेग पे, जो काय की कंसिस्ट करती है, केराटिन की, द सेम सब्सटेंस जिनसे इनके सेम सब्सटेंस जिससे क्या होता है, जिससे हॉर्न्स बनते हैं या नेल्स बनते हैं। आपको मालूम है ना, केराटिन प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिससे हॉर्न्स, नेल्स ये सब बनते हैं। वही इसी तरह की चीज़ होती है, इनसे एक लार्ज बोन बनती है इनके में, जो कि प्रोट्रूजन होती है लेग्स में। आप देख रहे हैं इनके जो यहाँ पे प्रोट्रूजन है ना, वो जो बोन है वो केराटिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, डिस्पाइट द नेम द स्पेड फुट इज एक्चुअली मोर रेमिनिसेंट ऑफ द फ्रॉग इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये स्पेड फुट टोड ज़रूर है इसका नाम, लेकिन अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ये फ्रॉग से ज़्यादा क्लोज है। फ्रॉग और टोड में क्या फ़र्क है तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इसका नाम जो है स्पेड फुट टोड ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जो फिजिकल इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इसको फ्रॉग से ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी स्पीशीज़ होती हैं काफ़ी सारी, वो इमिट करती हैं शॉर्ट एक्सप्लोसिव ब्लीटिंग साउंड्स। साउंड जो है ये बहुत तेज़ तेज़ बनाता है। कुछ स्पीशीज़ जो है इसकी बड़ी ज़ोर ज़ोर से साउंड करती हैं। हमने इनकी साउंड्स जो है हमने बात की थी ना कि साउंड्स किस तरह के होते हैं, क्रोकिंग होती है, ब्लीटिंग होती है। कई फ्रॉग्स जो होते हैं जिनकी हमने बात की थी, बुल फ्रॉग की, वो रोरिंग का भी साउंड बनाते हैं। तो इसकी भी जो साउंड होती है वो शॉर्ट होती है लेकिन ब्लीटिंग साउंड्स बनाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक शीप और गोट। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे शीप और गोट जो है वो ब्लीट करते हैं ना, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे जो इनके आसपास जब आप साउंड सुनेंगे इनकी, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई शीप या गोट है आपके आसपास। उसके अलावा इनका जो प्राइमरी पर्पस होता है इनका, वो होता है टू अट्रैक्ट मेट्स। इनको बाकी लाइफ में और कोई काम नहीं है। इनको ज़्यादातर इनका जो प्राइमरी जो इनका फोकस होता है लाइफ में, वो ये होता है कि अपनी जो मेट है उसको कैसे ही अट्रैक्ट करे, बस उसी पे अपना पूरा जो ध्यान है, जो फोकस है, उस पर लगा के रखते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, स्पेड फुट टोड के बारे में। अब हम बात करते हैं व्योमिंग टोड के बारे में। व्योमिंग टोड, ठीक है, व्योमिंग टोड जो है वो इस तरह के दिखते हैं, और इनके बारे में जो खासियत है इनकी हम वो पढ़ लेते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है कि ये बेसिकली ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं। इनको पानी में रहने की ज़्यादा आदत नहीं होती, ज़्यादा शौक नहीं होता। रहे वहाँ भी सकते हैं, पर ये टेरेस्ट्रियल होता है, इनको ज़्यादातर ज़मीन पे रहना पसंद है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये तकरीबन वाइल्ड में तो ख़त्म ही हो चुके हैं, मतलब एंडेंजर्ड नहीं है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए अपने नेचुरल हैबिटेट में। लोगों को इनको पालना पसंद है या जूस में ये रखा जाते हैं, इनको जूस में आपको काफ़ी मिल जाएंगे, या लोग इनको पालना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेचुरल हैबिटेट में ये ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये इनका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है ये अब इनको किया जा रहा है कि भाई ये जो जूस में जो हैं, जो जूस में पाए गए हैं, इनको किसी तरह से ब्रीड किया जाए और जो नए जो वो है क्रॉस किया जाए या मेट किया जाए, ताकि जो नए टोड्स हैं वो पनप सके, वो उनका जन्म हो सके, ताकि ये जो है ये पूरी तरह से प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड में तो हो ही चुके हैं, अगर जूस में भी ख़त्म हो गए तो पूरी तरह ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से किया जा रहा है कि इनको किसी तरह से रिप्रोड्यूस किया जाए, किसी तरह से इनको स्लोली इनको पटरी पर लाया जाए और उनकी जनसंख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये भी कार्निवोरस होते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब ये क्या खाते हैं, इनको बीटल्स खाना बड़ा पसंद है। इनका बीटल्स जो है इनका फेवरेट खाना है, ये उसको खाते हैं। उसके अलावा इनको चींटियाँ बहुत पसंद है और स्मॉल इंसेक्ट्स तो ये खाते ही हैं। ठीक है, और इसमें भी सेम चीज़ है कि इसमें जो इनकी फीमेल होती है ना, जो लेडी व्योमिंग टोड होंगी, उनकी हाइट जो है थोड़ी सी जो मेल है उनसे लंबी होती है। राइट, तो ये भी एक और एक फीचर है जो आप याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं 29th पे। 29th कौन सा है, वुड फ्रॉग। अगेन नो प्राइस फॉर गेसिंग किसका नाम वुड फ्रॉग क्यों है। आप देखिए ज़रा इनको, ठीक है, ये देखिए कलर देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना किसी टीक के कलर का, इसके कारण इसका नाम जो है वो वुड फ्रॉग है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लकड़ी के लॉक की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम वुड फ्रॉग है। अब ये बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ ये पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होता जा रहा है। हालांकि ये प्रजाति अभी थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो फ्रॉग्स की स्पीशीज़ हैं, जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं, पर ये अभी थ्रेटेंड की लिस्ट में नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ रहते हैं, इनको फॉरेस्ट में रहना पसंद होता है, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे पूल ऑफ वाटर हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे फ्रेश वाटर का स्रोत हो, वहाँ पे इनको रहना पसंद होता है। ज़्यादातर इनका नेचुरल हैबिटेट्स कहाँ है, जंगलों में जो पूल ऑफ वाटर्स होते हैं ना, जो बन जाते हैं, पानी भर जाता है, या नेचुरल पूल ऑफ वाटर रहते हैं, या फिर जो पानी के नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। साइंटिफिक नेम इनका क्या है, साइंटिफिक नेम है इनका लाइथोबैट्स सिल्वेक्टिकस फ्रॉम द रेनिडे फैमिली। ये आप इनके बारे में याद कर सकते हैं। ओके,
इसके अलावा ये जब हम इनके हाइबरनेशन की बात करते हैं, राइट, आपको मालूम है कि हाइबरनेट करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये जो हैं ये हाइबरनेट करते हैं जब बहुत ज़्यादा मौसम चेंज होता है, ठंड होती है उस टाइम पे। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को, हालांकि इनके बारे में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है, और आपको ये याद कर सकते हैं आप इनके बारे में कि ये जब हाइबरनेट करते हैं तो ठंड के दिनों में, फ्रीजिंग विंटर जब होती है उस टाइम पे हाइबरनेट कर लेते हैं। लेकिन हाइबरनेट कैसे करते हैं, ये फ्रीजिंग को, मतलब ये हाइबरनेट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर ये मतलब अगर ये जम जाते हैं, बकायदा ये प्रॉपर जम जाते हैं पूरे, है ना, मतलब किस तरह से होते हैं ये, हाइबरनेट के अलावा ये बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल है बिल्कुल रोक देते हैं। ठीक है, कोई भी जो इनके फीचर्स हैं सब रुक जाते हैं, जो भी इनका वर्किंग है, बॉडी की जो भी इनकी वर्किंग है वो सब जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल रुक जाती है, शट डाउन कर जाते हैं। जैसे अपन बात करें ना मशीन की, वैसे शट डाउन कर लेते हैं खुद को, बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, और जब बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ठंड का मौसम चला जाता है और थॉ होना आपने खाने की चीज़ों में सुना होगा, राइट, फ्रोजन फूड जब हम लाते हैं तो उसको होता है कि भाई थोड़ी देर बाहर रख दो तो वो थॉ हो जाएगा। तो इसी तरह ये बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, और फिर जब थॉ होता है ना, ये जब ये पिघल जाते हैं, इसको एक पिघलना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फ्रीजिंग फॉर्म से जब ये नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आते हैं, थॉ हो जाते हैं, तो वापस इनकी बॉडी जो है वो फंक्शन करने लगती है नॉर्मल फंक्शन जैसे। ठीक है, तो ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है कि ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाते हैं, फिर थॉ होने के बाद नॉर्मली फंक्शन करने लग जाते हैं। ठीक है, और वो किस वजह से होता है, वो एक पर्टिकुलर कंटेंट की वजह से होता है जो कि इनकी स्किन में होता है, यूरिया और ग्लूकोज होता है इनके सिस्टम में, जिस कारण ये जो है ना, ये पूरा जो प्रक्रिया है कि अपने ठंड में अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं और बिल्कुल जम जाते हैं और फिर थॉ हो जाते हैं तो वापस नॉर्मली फंक्शन करने लग जाते हैं। ये होता है यूरिया और ग्लूकोज की वजह से, जो इनकी कंटेंट होता है इनकी बॉडी में, कंपोनेंट होता है इनकी बॉडी में। ठीक है, अब हम करने वाले हैं बिल्कुल लास्ट वाला, विच इज 30th कौन सा है, ट्री फ्रॉग। अगेन आप इनको देखिए, इनके बारे में भी आपको कुछ ज़्यादा बोलने की जानने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल हरे रंग की इनकी बॉडी है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो है ना, ये अपना कलर, ये तो जो है वो हरे कलर के हैं, पर ये वैसे बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। और एक इनका कलर चेंज करने का रीज़न पता है आपको क्या होता है, ये एनवायरनमेंट और बाकी आसपास जो जगहें हैं, चीज़ें हैं, वो तो एक अलग बात होगी, है ना, वो तो हम बात करते हैं जब गिरगिट की, तो वो भी कलर बदलता है एनवायरनमेंट को देख के, पर ये भाई साहब गिरगिट से थोड़े अलग हैं। ये अपनी बॉडी का कलर पता है किस पे बदलता है, ये बदलता है इनके मूड के हिसाब से। इनका जैसा मूड होता है ये उस टाइप का अपने बॉडी का कलर कर लेते हैं। मतलब ये कई बार होता है इनके ग्रे कलर में भी आते हैं, ये ब्राउन में भी आते हैं, येलो में भी आते हैं ये, और ग्रीन में भी आते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। ठीक है, और इसमें से भी कुछ जो स्पेसिफिक कलर्स होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बेसिकली नहीं, मतलब ये जो इनके कलर्स हैं वो तो ठीक है। अब इसके अलावा भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जो वाइट ट्री फ्रॉग्स होते हैं वो क्या होता है, इनका जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हेयरिंग होती है, इनमें सुनने की जो ऑडिटरी स्किल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा होन्ड होती हैं, बहुत अच्छा, इनमें बहुत ही छोटी छोटी आवाज़ें भी जो सुन लेते हैं, स्पेशली वाइट ट्री फ्रॉग जो है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन जो है ज़मीन पे उसको बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, ये वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और वाइब्रेशन को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। ठीक है, और इनमें एक और होती है, जो एक और प्रजाति होती है उसको बोलते हैं हम रेड आइड ट्री फ्रॉग्स। ठीक है, ये जो है ये सबसे कहा जाता है ना, बिल्कुल प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी प्रजाति का, क्योंकि इनको सबसे सुंदर माना जाता है। एक तो पहली बात ये सबसे अलग से होते हैं, सबसे सुंदर होते हैं, और इनकी जो आंखें होती हैं ना वो बड़ी विविडली स्ट्राइकिंग होती है। विविडली मतलब काफ़ी स्ट्राइकिंग इनकी आंखें होती हैं। तो बेसिकली जो लुक है, जो फिजिकल इनकी जो स्ट्रक्चर है और कलर है और बाकी सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से इनको माना जाता है एम्बेसडर ऑफ द स्पीशीज़। ठीक है, तीसरा हम बात कर लेते हैं, ये जो है ना इनकी एडिशनल आईलिड्स भी होती हैं। मालूम है आपको, इनकी जो व्हील करती है इनकी आंखों के, इनके ऊपर यहाँ पे एडिशनल आईलिड्स होती हैं जो कि इनकी आंखों को कवर करने का या व्हील करने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये जितनी सारी जानकारी हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ ली। अब आई एम श्योर कि आपने खूब सारा, अब तो आप लिटरली पक गए होंगे पढ़ के फ्रॉग्स के बारे में, टोड्स के बारे में, सेलेमेंडर्स के बारे में, बट आई रियली कुडंट हेल्प इट, उसमें आते ही यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, पर खैर अब जितनी जानकारी आपको टोड्स के बारे में और फ्रॉग्स के बारे में हो गई, आई एम श्योर आपको कभी नहीं रही होगी। और हमारे हिसाब से तो हमको लगता था जो घर में हमारे जो मेंढक होते हैं वो उसी टाइप के मेंढक होते हैं। तो ये आपको जान के थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा कि इतने प्रकार के मेंढक होते हैं, और ये तो हमने मात्र 30 उठाए हैं, इससे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन पे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला है कुछ चीज़ें मार्क करने का, आपको उन्हीं के ऊपर इसी तरह के अपन क्वेश्चंस बनाएंगे जो बेसिक फीचर्स कवर करते हैं। वो तो आपको मालूम ही है कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। अब इसके लिए उससे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन था, इतने सारे मेंढक, ये फ्रॉग, वो फ्रॉग, फलाना फ्रॉग, ढमका फ्रॉग, तो कन्फ्यूजन तो होगा। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को पूरा एक बार रिवाइज करना है। वो कैसे करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाएंगे
ओपन करेंगे, राइट। नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन आ गए, इसमें आपको मिल जाएंगे सारे टॉप कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, NTSC से, IGKO से, 9th 12th फर्स्ट से लेके बिल्कुल 12th तक के। आप IGKO में जाएंगे, ओपन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन हो गया। इसमें जितने भी तरह के IGKO हमारे यहाँ चलते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, GK हो सब चल रहा है। GK पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट। GK पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा, नीचे पूरे वीडियोस आ जाएंगे। अब जैसे हमें एम्फीबियंस का देखना है, आप एम्फीबियंस पे स्क्रॉल करेंगे, एम्फीबियंस पे जाएंगे और फिर इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे भी जो भी आपको जानना है, जिस भी प्रकार के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, पुराना देखना है पुराना देख सकते हैं। और अब जो स्केड्यूल होता है वो तो आपको बिल्कुल क्लियर है, अभी तक तो बिल्कुल रट गया होगा ये स्केड्यूल आपको, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हमारे वीडियोस आते हैं। कितने टाइम पे आते हैं? 4 बार आते हैं। सुबह 10 बजे जो है वो इंग्लिश का आता है, 1 बजे जो है IMO आता है, 4 बजे जो है वो NSO आता है जो कि साइंस है, और 7 बजे आता है अपना GK का, ठीक है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना, इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई एम्फीबियंस हैं जिनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि मैं नीचे आपको MCQs डालने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो MCQs हम आंसर्स डिस्कस करेंगे और हम बात करने वाले हैं उन पे आगे चल के, ठीक है। एक सेशन करने वाले हैं जो कि हम MCQs डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको बाकी किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है तो YouTube पे आपको क्या करना है, अब YouTube पे भी हमारे सारे वीडियोज़ हैं, 100% फ्री चैनल है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। बिल्कुल आपको, जिसको बोलते हैं ना कि आपको बिल्कुल यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी, और आपको पूरा ज्ञान जो है घर बैठे मिल रहा है, और पूरा A to Z मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई शुरुआत हो रही है और ख़त्म हो रहा है, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। फाइन, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आराम से बैठ के पढ़ना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। साथ साथ में अपन GK करते जाएंगे और आई एम श्योर यू विल रॉक द शो। I'm sorry for the bad throat again, but I really can't help it। सारे टीचर्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको पता चल रहा है ना कि कितनी दिक्कत हो रही है, इसके बाद भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो what you need to do is आपको अपनी तरफ से काम करना है, एंड टीचर्स के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो उनके स्टूडेंट जो हैं, जो आप लोग हैं, वो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ें, एब्जॉर्ब करें और बहुत अच्छा परफॉर्म करें, राइट। ओके, सो बाय देन हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन देखिए, फिर हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय देन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ एंड स्टडी वेरी वेल। थैंक यू सो मच।